हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और आज की चर्चा नहीं, सैटरडे की चर्चा शाम को 4 बजे आप सबके सामने। और चर्चा का रीजन शाम को 4 बजे, क्योंकि काफी दिनों से यानी 3 से 4 लेक्चर हो गए होंगे। 3 लेक्चर अमूमन जो हमारा कॉम्बैट होता है सैटरडे के दिन, स्वाभाविक रूप से उसमें मेरी हिस्सेदारी ना हो पाना, यानी आप 2 लेक्चर के बाद स्वयं प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बीच बीच में मेरी क्लासेस होती रहेंगी उस टाइम पर। तो आपके अंदर एक आंसर लिखने का नए प्रकार का एक ऑरा आपका बना रहेगा कि भाई हमने लिखना है, हमने लिखना है, हमने लिखना है। चलिए बच्चों, शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और आज की चर्चा में क्या क्या है, सबसे पहले तो सभी बच्चों का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर स्वागत है। अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप आपके लिए बना है, जहां पर पूरी यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है। स्टेट पीसीएस यानी यूपी पीसीएस मेंस हो या बिहार पीसीएस मेंस हो या किसी भी पीसीएस के मेंस की मेंटरशिप भी मेरे द्वारा दी जाती है। इसी पर हम लोग करते हैं द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन के एडिटोरियल सेशन का एनालिसिस। और ये होता है बिल्कुल फ्री, बट होता है मेरे ऐप पर। उसके बाद आपको यूट्यूब पर भी मिलता है अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो। सैटरडे को शाम को 4 बजे और मंडे टू फ्राइडे आप सुबह 9 बजे हमें लाइव यहीं पर पा सकते हैं, इसी चैनल पर यानी इसी ऐप पर, अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। क्या क्या है, तो पहला टॉपिक होगा बिहार स्पेशल, मखाना बोर्ड के ऊपर, मखाना उद्योग के ऊपर। और इसका एक बड़ा अच्छा टर्म निकल करके आया है, मखानानॉमिक्स। तो ये मखाना का इकोनॉमिक्स क्या है, बिहार पीसीएस स्पेशल। और ऑब्वियस है जीएस और ए से दोनों की निगाह से इसको हम देखेंगे। बिहार पीसीएस स्पेशल है, इंटरव्यू के लिए भी बड़ा अच्छा कंटेंट है, मजा आएगा। इसके बाद फिर से एक आप समझिए जियो पॉलिटिकल रूप में एक नई घटना घटी है। अमेरिका ने रूस की 2 तेल कंपनियों पर, जो विश्व की सबसे बड़ी सप्लायर कंपनियों में से एक है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसका क्या भारत पर इंपैक्ट रहेगा, इस विषय को लेकर के हम लोग एक चर्चा करेंगे। जीएस पेपर 2 आईआर, विकसित एवं विकासशील देशों यानी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की राजनीति का भारत पर प्रभाव। आईआर में और पीएसआईआर ऑप्शनल भी यहां पर कनेक्ट हो जाता है। जीएस पेपर 3 भारत की इकोनॉमी पर, भारत के एनर्जी सिक्योरिटी पर इसका क्या असर पड़ता है, इस एंगल से भी देखेंगे। जीएस पेपर 4 इथिक्स, क्या यह नैतिक कदम है, और एसे और प्रीलिम्स की निगाह से इसको देखेंगे। फिर इसके बाद वही यानी अगला टॉपिक भी सेम वही है, यानी एक इंडियन एक्सप्रेस का, 2 इंडियन एक्सप्रेस के और एक हिंदू का भी सेम वही है, यानी रूस पर प्रतिबंध। आप देख सकते हैं, तो आज के 3 आर्टिकल सेम है जिसपे हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सेम वही सिलेबस रहेगा। फिर इसके बाद ज्ञान भारत मिशन, ये क्या है, ज्ञान भारतम मिशन ये क्या है, प्रीलिम्स के लिए आपको इसके बारे में सारी चीजें जाननी चाहिए। कल्चरल मिनिस्ट्री की है क्या है, उसके बारे में हम बात बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मेटल सिक्योरिटी की बात हम करने जा रहे हैं, यानी जो धातुएं हमारी होती हैं उनकी सुरक्षा। अब जरा देखिए, यानी धातुओं की सुरक्षा। और ये जो धातुओं की सुरक्षा है, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में जो प्राकृतिक भूगोल है उसके साथ भी, यानी यूनिट 2 जो ज्योग्राफी की उसके साथ भी कनेक्टेड है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, एसे और प्रीलिम्स के दृष्टि ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण बनता है। और सबसे बड़ा जो आप लोगों को आनंद आने वाला है आज के सेशन में, वो आनंद आएगा मेरे प्यारे बच्चों, किस चीज में, वो आप एक बार जाने। सबसे बड़ा जो आनंद है वो आनंद है कि ये जो मेटल सिक्योरिटी है और जो मखानानॉमिक्स है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में दोनों को मैं एक दूसरे के पूरक के रूप में पढ़ाने जा रहा हूं। मखाना बिहार के लिए क्या है और बिहार को वो क्या दे रहा है बिहार का दे किसी और को रहा है। वही ये धातुएं हमारी जो हैं तो हमारी, लेकिन वो पैसा कमवा रहे किसी और को। जरा बड़ी गहरी बात है। तो मखानानॉमिक्स और इस धातु सिक्योरिटी को एक साथ जोड़ूंगा, दिल आपका खुश हो जाएगा। और ये होगा आपकी और हमारी आईक्यू आईपी की रेंज की एक टॉपिक, एक स्पेशल, एक राज्य का है, एक टॉपिक पूरे वर्ल्ड का है, लेकिन दोनों कैसे जुड़ रहे हैं और दोनों भारत की पॉलिसी में कमियों का जिक्र कर रहे हैं। तो ये सारे विषय आपके साथ चर्चा में आएंगे। तो सबसे पहले स्वाभाविक है मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे एक छोटा सा दाना
कैसे मेरे प्यारे बच्चों एक छोटा सा दाना बिहार की पूरी राजनीति और अर्थव्यवस्था को बदल रहा है। और वह जो छोटा सा दाना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मखाना। मेरे प्यारे बच्चों, आज के समय में अगर हम आंकड़े देखें तो बिहार भारत का 90% मखाना पैदा करता है। लेकिन मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है जो बिहार वालों के लिए तकलीफ वाली होनी चाहिए, खासकर वर्तमान राजनीतिक चुनाव के समय। लाभ इसका ले जाता है कौन? पंजाब और असम, जहां प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी बिहार पैदा करता है, प्रोसेस होता है पंजाब और असम में, और सारा इसका लाभ ले जाता है पंजाब और असम। सोचिए अब इस कैसे कि दरभंगा का किसान मखाना रुपए 150 किलो बेच देता है। वही मखाना फ्लेवर और पैकेजिंग के बाद रुपए 600 किलो में विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आप सोचिए बिहार का लाभ कौन लेके जा रहा है? चिंतन कीजिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने लॉन्च किया रुपए 100 करोड़ का नेशनल मखाना बोर्ड, जो क्या करेगा? यानी जो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, प्रोसेसिंग को सिखाएगा और एक्सपोर्ट को इजी करेगा कि यहां के किसान भी आसानी के साथ इसको एक्सपोर्ट कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, यानी किसानों को सीधा बाजार के साथ जोड़ा जाएगा। एक हिसाब से आप इसे ऐसा समझ सकते हैं। और जब ऐसा किया जाएगा, यही है आज का हमारा टॉपिक, मखानानॉमिक्स। यानी यही है असली मखानानॉमिक्स, जहां एक तालाब से निकला दाना बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की राजनीति और पहचान, तीनों को जोड़ देता है। मखाना सिर्फ स्नैक नहीं है, यह बिहार की पहचान, इसीलिए मैंने पहचान शब्द का इस्तेमाल किया यहां पर। मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वाभाविक है इसी विषय की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और इसी प्रकार के रोचक यूपीएससी और इकोनॉमिक्स को और अच्छे से समझने के लिए आपको IQIP हमेशा फॉलो करते रहना होगा। आप सब भी इस बात से एग्री करते होंगे। तो यही विषय है हमारा पहला, जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मखानानॉमिक्स की राजनीति। चलिए विस्तार से इस पर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं, फिर इसके बाद और टॉपिक्स पर आएंगे, एक एक टॉपिक पर बातचीत करते चलेंगे। मखानानॉमिक्स की राजनीति बिहार के मखाना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास के पीछे। अब देखिए चुनाव चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय कहां पहुंच गए हैं? आपके सामने जरा उठाइए और इसको देखिए कहां पहुंच गए। आप एक बार इसको पूरा पढ़िएगा। समस्तीपुर की चुनावी सभा में नेशनल मखाना बोर्ड को क्रांति बताया है। अब बिहार के बच्चे बताएंगे अभी तक कितनी क्रांति हो पाई है। हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, तो यह भी आपका जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, समझ में आ गए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर की चुनावी सभा में हाल ही में उद्घाटित नेशनल मखाना बोर्ड को क्रांति बताया। बिहार, जो भारत के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 90% उत्पादित करता, अब इस मखाना नॉमिक्स यानी मखाना के अर्थशास्त्र के जरिए, यानी मखाना इकोनॉमिक्स के जरिए न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी केंद्र में आ गया। यह कदम बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया, इसलिए इसे राजनीतिक अर्थशास्त्र यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी की दृष्टि से समझना है। पॉलिटिकल इकोनॉमी की दृष्टि से आई होप आप समझ गए हैं। और ये पूरा का पूरा आपके सामने एक मखाना का, रा मखाना का जो सीड होता है, फिर इसके बाद रोस्टेड सीड होता है, फिर मखाना फ्रॉम फ्रेश रोस्टेड सीड कैसे निकल करके आता है, और मखाना फ्रॉम 6 मंथ स्टोर्ड रोस्टेड सीड कैसा हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और हम इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल बिहार पीसीएस के हिसाब से पढ़ेंगे। देख सकते हैं यहां क्या लिखा हुआ, बिहार पीसीएस के हिसाब से। ठीक है, तो ये इकोनॉमी का भी सब्जेक्ट हो जाता है, ज्योग्राफी का भी सब्जेक्ट हो जाता है बिहार में, जीएस पेपर 2। और ऐसे बहुत सारे ऐसे मैंने लगाए हैं, यहां पर आपको मजा आएगा। बहुत सारे ऐसे आपको मखाना के साथ देखने को मिलेंगे। बिहार में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन स्थिर क्यों, इसके मूल कारणों की व्याख्या कीजिए तथा उन्हें दूर करने के महत्वपूर्ण उपाय भी सुझाइए। तो बिहार पर जो भी स्पेशल प्रश्न, यानी बिहार के जो मुद्दे रहते हैं उस पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रश्न केवल मैंने इसलिए लगाया आपको बताने के लिए कि अब मखाना भी चर्चा के केंद्र में है। तो 71th बीपीएससी मेंस में आप उम्मीद करिए आपको मिलने वाला है नंबर 1। सेकंड, जो 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू देंगे उनके लिए भी ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण बन पड़ता है। ऐसे आप देखिए कौन कौन से ऐसे हम करेंगे। बिहार पीसीएस के ऐसे हैं ये,
कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को कैसे हम सशक्त बना सकते हैं, तो आज इसी मखाना के द्वारा इसको समझाऊंगा। भूमि संरक्षण और जैविक खेती, इसके द्वारा आपको समझाऊंगा, यानी ये बिहार पीसीएस कैसे है। भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तथा बचाव के उपाय, समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता, देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता और महत्व, नई शिक्षा नीति 2023 के फायदे और नुकसान, इन सभी में आपको मैं इसके साथ कनेक्ट करके चलूंगा। बीपीएससी ऐसे ढेर सारे आपके सामने है बेटा, जैसे कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। इसको पूरा समझाया गया, पूरा कंटेंट कि भाई इस निबंध का अर्थ क्या है। तो आप लोग भी जो भी एसे वगैरह पढ़ते हो, सबसे पहले मीनिंग ही जाने, अर्थ क्या है, फिर इसका मखाना अर्थशास्त्र से संबंध क्या। आप देख सकते हैं इतना क्लीन कंटेंट है। अरे कहां गए भाई, हाँ ये आ गया, ठीक है। अर्थ यानी हर एक टॉपिक बहुत बढ़िया बना हुआ है, जिससे आपको मजा आएगा। यानी अर्थ, मखाना अर्थशास्त्र से संबंध, निबंध में कैसे जुड़ेगा, यानी आईक्यूआईपी वो भी यहां पर बताया गया है। लेकिन ये सब तब आप समझ पाएंगे जब इसमें मैं घुसूंगा अभी। फिर दूसरा, भूमि संरक्षण और जैविक खेती, इसका मतलब क्या है, मखाना अर्थशास्त्र से इसका संबंध क्या, निबंध में इसे कैसे जोड़े, यानी आईक्यूआईपी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक बिहार पीसीएस का, भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तथा बचाव के उपाय, इसका अर्थ क्या है, मखाना अर्थशास्त्र से संबंध, चूंकि ये तो पूरा जल से ही संबंधित है, निबंध से कैसे जोड़े, यानी आईक्यू आप देख सकते हैं। तो आज आप ये भी सीख रहे हैं कि कंटेंट जो भी आपसे प्रश्न पूछ रहा है उसकी मीनिंग क्या और उसको आप कैसे जोड़ेंगे आज के समय से। फिर समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता, अर्थ क्या है, मखाना अर्थशास्त्र से उसका संबंध क्या है, निबंध में कैसे जोड़े, यानी आईक्यूआईपी। फिर देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, इसका अर्थ क्या है, मखाना अर्थशास्त्र से संबंध क्या है, निबंध से कैसे जोड़े। फिर इसके बाद आप देखेंगे आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता, इसका अर्थ क्या है। और मखाना अर्थशास्त्र से आप सोचो, योग को मैंने मखाना इकोनॉमिक्स से संबंध किया है, कनेक्ट किया है, आईक्यूआईपी किया, योग को मखाना से, सोचिए ये आप समझ सकते हैं, ये यहां से बाहर का विषय है। जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि यार इतना तगड़ा आईक्यूआईपी, कि इसको आप अध्यात्म से जोड़िए, मखाना को कैसे, अभी कनेक्ट करता हूं। और फिर उसके बाद निबंध में कैसे जोड़े आप देख सकते हैं। नई शिक्षा नीति, इसका अर्थ क्या है, मखाना अर्थशास्त्र से इस निबंध का संबंध क्या और कैसे हम आईक्यूआईपी करें, यानी निबंध में कैसे जोड़े, तो आप देख सकते हैं। तो बीपीएससी ऐसे जितने भी हैं देख सकते हैं। निबंध का विषय कृषि, एक एक जो भी टॉपिक आपने लिया है उसमें आप देख सकते हैं कैसे, यानी क्या डायरेक्ट कनेक्ट है, अप्रत्यक्ष रूप से आप यूज करेंगे, सहायक कंटेंट के रूप में, इनडायरेक्ट कंटेंट के रूप में, मखाना अर्थशास्त्र कैसे सहायक है, इन सभी चीजों में आप केवल इतना पढ़ लेंगे तो इतने निबंधों का एक एक हेडिंग से ही आप अपने आप को मजबूत स्थिति में डाल सकेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं मखाना, यानी आपके विस्तार से यहां पर सारी चीजें चर्चा में है मखाना के बारे में। मखाना क्या है, मखाना मेरे प्यारे बच्चों जिसका नाम है टेक्निकल फॉक्स नट या गोर्गन नट, जिसे हम यूरियल फेरोक्स कहते हैं, इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। प्रीलिम्स के लिए ये जो बिहार पीसीएस का देने जा रहे हैं ये उनके लिए, ठीक है ना। तो हर चीज लिखी हुई है। अब इसका मैं एक डिस्कशन आपके साथ करूं और फ्री हैंड आपको समझाऊं, फिर इस कंटेंट को आप एक बार पढ़ेंगे तो चीजें आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगे। एवरीथिंग यहां पर सब बना हुआ है, लेकिन स्वाभाविक रूप से एक फ्री हैंड लेक्चर दूं जिससे कि इन चीजों को आप बहुत अच्छे से पका सके अपने दिमाग में। क्योंकि इंपॉर्टेंट कंटेंट कभी नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है आप कैसे किसी कंटेंट को पकाते हैं, और जब आप पकाएंगे तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा इसको पकाया जाए और फिर उसके बाद इसको खाया जाए। तो पकाया जाए, ठीक है ना। मिथिलांचल के कुछ बच्चे हैं मेरी क्लास में, एक मिनट जरा, आप लोगों का मिथिलांचल के बच्चे हैं कुछ भाई, मिथिलांचल के, बिहार के मिथिलांचल के बच्चे हैं क्या? मिथिलांचल वाले होंगे ना तो मौज आ जाएगी आपकी और हमारी। क्या आ जाएगी? हमारी और आपकी मौज हो जाएगी अगर मिथिलांचल के बच्चे होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों मखाना आप पढ़ रहे हैं और बहुत गहराई से पढ़िएगा, क्योंकि इसी से आपका यूपीएससी का अगला टॉपिक भी कनेक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले ऑब्वियस है मखाना, आपके घर में खीर वगैरह का तो ये मेन आइटम है, मखाना।
ना, ठीक है ना, और ये सबकी पॉकेट के अकॉर्डिंग भी है। तो आप सबको पता है यह एक जल वनस्पति है, ठीक है ना, जल वनस्पति यानी जल से इसका सृजन हो रहा है, जल ही इसके उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मखाना एक जल वनस्पति गोर्गोन प्लांट का, गोर्गोन प्लांट मेरे प्यारे बच्चों, गोर्गोन ना प्लांट, जिसे हम कहते हैं EURYALEFEROX, इसका सूखा बीज है, इसका सूखा बीज है, याद रखिएगा। और स्वाभाविक है जल वनस्पति है तो इसका मतलब हो गया कि ये ताजे पानी के तालाबों में उगता है। और कहां की फसल है ये? साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया की फसल है। प्रीलिम्स के लिए कभी कभार ऐसा मखाना के बारे में आएगा, यूपीएससी की बात मैं कर रहा हूं, तो आप लगे अरे यार, तो कहां की फसल है? दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की फसल है। अब इसको अगर आपने देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार गूगल करके इसकी पिक्चर वगैरह देख लीजिएगा। इस पौधे के बड़े गोल कांटेदार पत्ते और बैंगनी सफेद फूल होते हैं। और भारत में इसका जो मुख्य उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है ना, PR यानी प्रोडक्शन रीजन, उत्पादन क्षेत्र है वो है मिथिलांचल। इसीलिए मैंने पूछा था कि क्या कोई बच्चा मिथिलांचल का है? मिथिलांचल यहां से हो गया। मुख्य उत्पादक जिले कौन कौन से हैं जहां पर इस 90% का 80% उत्पादन होता है? तो ऑब्वियस है मिथिलांचल में जैसे दरभंगा हो गया, जैसे आपका मधुबनी हो गया, जैसे आपका पूर्णिया हो गया, जैसे आपका कटिहार हो गया, जैसे आपका सहरसा हो गया, जैसे आपका सुपौल हो गया, जैसे आपका अररिया हो गया, जैसे आपका किशनगंज हो गया, जैसे आपका सीतामढ़ी हो गया, ठीक है ना। इनमें से जो 4 शुरुआती जिले मैंने लिखे हैं, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार, सबसे ज्यादा उत्पादन यही करते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और 90% हो रहा है, बाकी का जो डिटेल डेटा है आपको कंटेंट में मिल ही जाएगा। तो एक चीज तो ये हो गया, आपने जान लिया किस रीजन में ये पैदा हो रहा है। अब आता है कि आखिर मखाना नॉमिक्स की बात क्यों हो रही है? तो मखाना नॉमिक्स की बात क्यों हो रही है, तो उसको जानने के लिए, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मखाना नॉमिक्स की बात की है, तो ये मखाना नॉमिक्स क्यों, इस चीज को समझने के लिए, यानी ये शब्द क्यों, इस शब्द को समझने के लिए हमें मखाना उद्योग की आर्थिक अहमियत समझना होगा। क्या समझना होगा? इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मखाना उद्योग की आर्थिक अहमियत। तो आप सबको पता है इसकी जो आर्थिक इंपॉर्टेंस है, नंबर 1, अगर हम ट्रेडिशनली देखें, पारंपरिक रूप से भारत में, जो कि धर्म प्रधान देश है, भारत में समाज और धर्म को अलग करके आप देख नहीं सकते, तो धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों में इसका जबरदस्त इस्तेमाल होता है। यानी कोई भी पूजा पाठ, कोई भी शादी विवाह फंक्शन बिना इसके पूरा नहीं हो सकता। आई होप आप समझ रहे हैं। तो धार्मिक सामाजिक अनुष्ठानों में, यानी जो भी हमारे कल्चर के पार्ट हैं, उनमें इसका जबरदस्त प्रयोग होता है। इसकी डिमांड, इसका मतलब कि भाई पर्व त्योहार, नाटक, मेले, उत्सव, शादी विवाह, ये सब तो हमेशा होते रहते हैं। तो इसकी डिमांड क्या होती है बच्चों? इसकी जो मांग होती है वो 24x7 आप कह सकते हैं, या 12x12, यानी हर एक महीने में इसकी डिमांड रहती है, हर एक दिन इसकी डिमांड रहती है। एक चीज तो हो गया। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, हाल के वर्षों में जैसे जैसे लोग न्यूट्रिशन के प्रति बहुत सजग होते जा रहे हैं, तो इसको सुपर फूड के रूप में भी देखा जा रहा है। किसके रूप में देखा जा रहा है? सुपर फूड के रूप में, सुपर फूड के रूप में। इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को देखते हुए, यानी इसको मैंने भी खूब खाया। जब मेरा लिपिड प्रोफाइल खराब हो गया था 2020 में बच्चों, कोविड के दौरान मुझे डेंगू हो गया था,
तो मैंने आप लोगों को जिक्र भी किया था कि डेंगू होने के बाद जो है मेरे लीवर में, डेंगू के बाद सब बच्चे जहां किसी को भी होगा अपने आसपास जरूर उनका लीवर चेक करेगा, क्योंकि डेंगू के बाद लीवर में पानी भरता ही भरता है। अब जो समझदार है वो सही कर लेता, नहीं तो आज नहीं कल इसका नुकसान होगा ही होगा। तो मुझे भरा, मैं ध्यान नहीं दे पाया, और उसके बाद वही लीवर जो हमारा फैटी लीवर में आ गया, और हालांकि ग्रेड 2 ही तक पहुंचा था, एकदम इनिशियल था, ग्रेड 1 हल्का सा ऊपर गया था। तो मैंने चेक कराया, तो उसके बाद जो भी रिपोर्ट आई, लिपिड प्रोफाइल भी खराब हुआ, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हल्का हल्का सब बढ़ा मिला। और उसके बाद जो मुझे डाइट सजेस्ट की गई थी, उसमें मखाना एक महत्वपूर्ण डाइट था कि 1 कटोरी मुझे डेली मखाना खाना ही खाना है। तो मखाना सुपर फूड है, आई होप आप समझ गए हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट डेंस है, जैसे डेंसिटी पढ़ते हैं ना, न्यूट्रिएंट डेंस यानी पोषक गहन, पोषक तत्वों से भरपूर एक इसकी खूबी है। दूसरा इसकी खूबी है कि इसमें वसा बहुत कम होता है, लो फैट है। और तीसरा ऑब्वियस है, इस कारण से यह स्वास्थ्यवर्धक स्नैक हो जाता है। तो ये बड़ा सुपर फूड है, तो ऑब्वियस इसकी डिमांड अब और बढ़ रही, लोग हेल्थ के प्रति और समझदार हो रहे हैं जैसे जैसे उनकी स्वास्थ्य के प्रति जानकारी बढ़ रही है। आई होप समझ रहे हैं इसको। इसके बाद अब इन्हीं तीनों कारणों से इसकी जो मार्केट, यानी अगर हम इसका वैश्विक बाजार मूल्य लें, तो बहुत डीप तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कंटेंट में आपको मिलेगा। बस वैश्विक आपको इतना याद रखना है एग्जाम वगैरह कि इसका वैश्विक बाजार मूल्य बहुत ज्यादा है। अब चूंकि अगर आप $100 मिलियन, $80 मिलियन, तो उसमें याद रहता नहीं, बस इतना याद रखना है। इन्हीं कारणों से इसका वैश्विक व्यापार मूल्य जो आज जितना है, यानी मान लीजिए आज 50% है, तो ये 100% होने वाला है महज 2033 तक, यानी लगभग 44 मिलियन आज इसका बाजार मूल्य है, जो 2033 तक 100 मिलियन तक पहुंच जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, यानी इसकी महत्ता क्या है। मखानानॉमिक्स, क्या सब बच्चे समझ गए कि इसको मखानानॉमिक्स क्यों कहा गया है? कमेंट करें भाई, मखानानॉमिक्स इसको क्यों कहा गया है? इसकी आर्थिक अहमियत के द्वारा मैं समझा पाया। ठीक है, अब आता है वे सपने जो बिहार के लोगों को सोने ना दें। उस निबंध को याद रखिएगा, वे सपने जो बिहार के लोगों को सोने ना दें। कल को यह प्रश्न वहां भी आ सकता है। अब आता है सबसे असली पॉइंट, और वो असली पॉइंट ये है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैं ले लेता हूं, यानी अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ गए जो हमें डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बिहार की, ये तो आपने वास्तविक स्थिति देख ली कि 90% कंट्रोल, यानी कंट्रोल है 90% के प्रोडक्शन पर, यानी उत्पादन में नंबर 1 है, प्रोडक्शन में नंबर 1 है, लेकिन लाभ में पीछे है। ये वही स्वप्न है जो बिहार के लोगों को सोने नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहला रीजन है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीआई का लैक, यानी अभाव होना। यानी सुपर फूड तो है, बट एक दाना है मखाना, लेकिन इसे सुपर फूड में कैसे बनाएंगे? जो लोगों की थाली कटोरी में पहुंचे, उनके घर में पहुंचे, उनके स्नैक्स में पहुंचे। तो बिहार में इसकी जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, एफपीयू, वो बहुत कम है, मतलब बिल्कुल उंगलियों पर आप 1-2 में गिन सकते हैं। तो अगर उसके पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, बहुत कम है, तो आपके मन में आ सकता है एज अ स्टूडेंट कि सर, तो इससे क्या नुकसान होता है? थोड़ा और इजीली समझे। हम कहेंगे ठीक है भाई, अभी हमने बातचीत की थी मेरे प्यारे बच्चों दरभंगा की, कि भाई यहां पर बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। तो मान लीजिए आप दरभंगा के किसान हैं, इसको मैं बाहर निकालूं, मान लीजिए आप दरभंगा के किसान हैं, और वो आप दरभंगा में 100 केजी मखाना बेचते हैं, और आपका मखाना पर केजी 150 रुपए स्थानीय व्यापारी खरीद लेता है, लोकल व्यापारी खरीद लेता है। अब जरा समझ गए? अब यही जो लोकल व्यापारी है, जो 150 में आपका खरीदा है, वही व्यापारी ये खरीदा हुआ मखाना कहां भेज देता है? लुधियाना, पंजाब में इसकी प्रोसेसिंग यूनिट खूब है, वो वहां भेज देता है। अब इसने यहां से आपसे खरीदा व्यापारी ने, उसके बाद इसे बेचा कहां, मतलब भेजा कहां या बेचा कहां? पंजाब के लुधियाना में, आप देख सकते हैं। अब वहां गया तो क्या हुआ? इस मखाने पर चॉकलेट डाल दिया गया, मसाला डाल दिया गया,
या नमक का फ्लेवर खूब अच्छे डालकर सुंदर पैकेज में पैक कर दिया जाता है। अब यही मखाना हेल्दी स्नैक के रूप में किस नाम से जाना जाता है, यानी इसका नया नामकरण होता है और वह नया नाम होता है रोस्टेड मखाना। और यही 150 रुपया का जो बेचारे यहां बेचा था दरभंगा का किसान आप, अब यही रोस्टेड मखाना केवल थोड़ा सा वैल्यू ऐड करके 600 रुपया आज भी है प्रति केजी ये बेचा जा रहा है। तो इन बातों का निष्कर्ष क्या है, यानी मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि लाभ पंजाब यूनिट को मिला, बिहार के किसान को नहीं मिला। अब अगर यही चीज बिहार में हो, यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है एफपीयू ये बिहार में हो, तो क्या क्या फायदा होता है। जैसे बिहार के लोगों को पंजाब लुधियाना की इन्हीं प्रोसेसिंग यूनिट में नौकरी मिलती है। बिहार के बच्चों को, यानी जो भी वहां के लेबर क्लास हैं, वो जब जा रहे हैं, अभी वो भी तो बच्चे ही ना, हमारी निगाह में तो भी बच्चे हैं। 14 साल से सब लोग काम करना 12 साल से स्टार्ट कर देते हैं, तो एज अध्यापक मेरे लिए बच्चे हैं। तो वो बच्चे वहां से निकल करके, सोचो अपने यहां पैदा होने वाली चीज की यूनिट में काम करने के लिए वो पंजाब के लुधियाना जा रहे हैं। अगर ऐसा ना होता, यानी ये पंजाब और असम की तरह यहां पर भी खूब सारी यूनिट होती, तो क्या फायदा होता। लोकल, यानी जो आप रोजगार की समस्या कहते हैं ना, इतनी वैकेंसी खाली हम भरेंगे, वो उसको भरी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन बातों का बिहार के चुनाव में जिक्र होना चाहिए कि रोजगार किसको मिलता, लोकल यूथ को मिलता, यानी स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता। दूसरा, जो स्टेट का रेवेन्यू है, यानी राज्य का राजस्व इससे बढ़ता। और तीसरा, एक्सपोर्ट वैल्यू यानी निर्यात मूल्य भी बढ़ता। और इन सब का फायदा उत्पादकों के साथ सरकार को भी होता, और बिहार इसी मखानानॉमिक्स के साथ एक समृद्ध राज्य बनने की तरफ आगे बढ़ता, जहां पर एग्री और एग्री बेस्ड इकोनॉमी की संभावना है। और वही एग्री बेस्ड इकोनॉमी का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मखानानॉमिक्स दिया है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। तो पहली कमी यह है, सबको समझ में आ गया कि भाई बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की कमी के कारण से ऐसा हो रहा है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, दूसरा है कि एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। यानी अगर ये एक्सपोर्ट करना भी चाहें तो उसका इंफ्रा ही नहीं है। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए माल खरीद के प्रोसेस करके कहीं रखना होता है ना बच्चों, रखना होता है कि नहीं रखना होता। तो बिहार में कहां रखना होता है, कोल्ड स्टोरेज में। आपके पास कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, आपके पास माल को ढोने के लिए कार्गो होना चाहिए, कार्गो एयरपोर्ट होने चाहिए, लॉजिस्टिक हब होना चाहिए। तो बिहार में अंतरराष्ट्रीय स्तर का ना तो कोल्ड स्टोरेज है, ना कार्गो एयरपोर्ट है, और ना ही लॉजिस्टिक हब है। अब ये सारी बातें कौन वहां लेकर के जाएगा, आप चिंतन कीजिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर गया तो ऑब्वियस उसकी सुनी ही नहीं जाएगी। आप चिंतन कीजिए कि अगर आप 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट में बिहार के विकास का कोई भयानक सा वीडियो डाल दीजिए, आप देखिए मिलियंस ऑफ मिलियन व्यूज जाएगा। लेकिन अगर कोई अध्यापक, कोई भी समझदार व्यक्ति बहुत गहरे स्तर पर बिहार के डेवलपमेंट की क्लासेस ले रहा, उसको 500-700 लोग भी नहीं देखेंगे। और ये बिहार की जो कॉमन जनता, ठीक है, उनको ये समझना होगा मेरे बच्चों, आज अध्यापक मैं कह रहा हूं ये बात, कि अगर वो ये नहीं समझेंगे, आप सोचो कि जब आप अपने घर से माइग्रेट करते हैं, मेरे बच्चे, बहुत समस्या है बाहर। रिस्पेक्ट नहीं मिलना, डिग्निटी वाला वर्क नहीं मिलना, आपको अपनी डिग्निटी के साथ हमेशा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। आपको सेकेंडरी स्टेट सिटीजन की निगाह से देखा जाता है, अरे बिहारी। और आप पूरा दिन काम करते हैं, सुबह 6 से रात को 12 बजे तक आप काम करते हैं, और आपको जो तनख्वाह मिलती है वो बहुत कम मिलती है। खासकर मैं जो बिहार की 70% आबादी, 80% उसकी बात कर रहा हूं। तो ये बदलने के लिए ये मखानानॉमिक्स, इन सब विषयों पर बहुत गहरी चर्चा होनी चाहिए, केवल सिविल सर्विसेज में नहीं, स्कूल में, कॉलेजेस में। उसके लिए क्या करना चाहिए बिहार के लोगों को समझदार है। कभी कभी मुझे बड़ा दुख होता है यार, 2-4 लेक्चर कम से कम नालंदा वगैरह में बड़े बड़े विद्वान आते हैं, कम से कम कोई प्रतियोगिता वगैरह आयोजित करके कि सिविल सर्विसेज के जितने भी अध्यापक हैं वो एक ऐसे लिखने को नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ से दिया गया है
कि बिहार का विकास कैसे हो, इस विषय पर नालंदा विश्वविद्यालय चाहता है कि यूपीएससी की तैयारी कराने वाले जो अध्यापक हैं वो एक निबंध लिख करके भेजें। जिसका निबंध अच्छा होगा उसको यहाँ लेक्चर के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और लोगों को तो ऐसे ही बुला ले रहे हो, कम से कम जो लोग मेहनत कर रहे हैं, मतलब नई जनरेशन को जब अच्छे से समझाया जाएगा यार। हम लोग जैसे क्या ही बोला जाए, कभी कभी मतलब कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे, आप लोग चिंतन कीजिएगा कि हम लोग उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पूरा विनम्र होते हुए बात करें कि जो बच्चे, जो मेरे प्रोफेसर दोस्त हैं वो यही कहते हैं, डीयू के हैं, कि आप लोग तो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो हमारे यहां से निकल रहे हैं, तो आप सबका स्किल तो अलग लेवल का है। चिंतन कीजिए आप। और ऐसा मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूट्यूबर्स को बुलाया था, उस समय भी मैंने 3-4 लेक्चर में बड़ा डिटेल में कहा था कि यार इनको राकेश यादव सर को बुलाना चाहिए, इनको अभिनय मैथ वाले सर को बुलाना चाहिए, ऐसे और भी जो लोग पॉपुलर हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन सबकी तो फॉलोइंग भी, अगर उन्होंने यूट्यूब के व्यूज को देख करके आरजे रौनक को बुलाया, तो ऑब्वियस है इन टीचर्स के व्यूज तो उनसे न जाने कितने गुना ज्यादा अंकित अवस्थी सर हो गए। इस प्रकार के लोग जिनकी इंडिविजुअल फॉलोइंग भयानक टाइप की है और जो लोग मंच लूट लेते हैं। लेकिन नहीं, आप किसको बुला रहे हैं? जो एकदम खालिस यूट्यूबर हैं, जो अंट संट परमानेंट वीडियो बनाते हैं, अंट संट और परमानेंट, कुछ भी इधर उधर करना, इधर उधर की बातें करना, और उनकी फॉलोइंग बढ़ गई। वो भी अच्छी बात है, लेकिन आज बिहार को जिस चीज की नीड है उसके लिए वो सारे लोग प्रासंगिक नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं बच्चों? तो वही चीज आज भी कह रहा हूं कि ऐसे कंपटीशन कराओ देश के अंदर यार। देश के अंदर भी प्रतिभाएं हैं। जरूरी है हार्वर्ड से पढ़ के आएगा वही बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में जाके लेक्चर देगा? अरे बिहार के नालंदा में वही लेक्चर दे पाएगा जो बिहार की मिट्टी को समझता होगा, उसकी जड़ को समझता होगा, जो देश की मिट्टी को, उसकी सुगंध को नथनों में महसूस करता होगा। खैर चलो, ये सब एक इमोशनल बात हो गई, इसका कोई आज के जमाने में महत्व तो नहीं है। चलिए, तो ठीक है, दूसरा पॉइंट था एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अब इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए इसी दरभंगा से, अब मैं दरभंगा ही बार बार पकड़ रहा हूं सेकंड एग्जांपल में, आपको सिंगापुर मखाना भेजना है। अब क्या होगा? मखाना निकला, फिर वहां से सड़क, जहां ट्रक खड़ी है, ट्रक पर लादा गया, ट्रक से दिल्ली आया, कोलकाता या कहीं भी जहां पर पोर्ट है ले जाया गया, जहां से एयर कार्गो होता है। अब इस बीच बेटा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी हो जाएगी, परिवहन की लागत कितनी हो जाएगी, और समय कितना हो जाएगा? दोनों लग जाएगा ना। इससे मखाना महंगा पड़ता है और एक्सपोर्ट मार्जिन कम हो जाता है। अगर डायरेक्ट बिहार से कुछ सिस्टम डेवलप किया जाए तो, यानी अगर बिहार में ही पैकेजिंग का हब बन जाए, कार्गो का हब बन जाए, तो मखाना मेड इन मिथिला के नाम से सीधे विदेश भेजा जा सकता है कि नहीं? मेड इन मिथिला, मेड इन इंडिया को मैंने मेड इन मिथिला नाम से यहां पर चेंज कर दिया है, यानी ये मेरा मखाना नॉमिक्स है। आई होप तो दूसरा पॉइंट भी आप समझ गए। तीसरा मेरे प्यारे, और इन सब विषयों पर बिहार में चुनाव ना यात्रा निकलनी चाहिए। जैसे जो लोग, अब हम लोग यार इतने, हम लोग उसमें के लोग हैं कि जो मतलब खुद ठीक से रह सकते हैं और अपने बच्चों को ठीक ठीक से पढ़ा सकते हैं, इतनी ही आर्थिक मतलब जो आप समझ सकते हैं स्थिति हम लोगों की होती है, खासकर हमारे ऐसे अध्यापकों की, इससे ज्यादा नहीं होती। यानी हम जो कमाते हैं उसमें अपना घर अच्छे से चला सकें और बच्चों को पढ़ा सकें, इससे ज्यादा 1 रुपया कुछ भी नहीं होता। तो तो ऐसे में ये सारी यात्राएं निकालेगा कौन? ऑब्वियस है जो बहुत पॉपुलर लोग हैं। अब जैसे मैं प्रशांत किशोर जी का अगर सलाहकार होता तो इसमें यह भी निकालता, एक मखाना यात्रा निकालता, एक फिशरीज की यात्रा निकालता। जैसे नहीं रथ यात्रा निकाल करके बीजेपी सरकार केंद्र में आ गई, ऐसे ही मखाना यात्रा निकलवाता, ऐसे ही मतलब उनको सजेस्ट करता। मैं कौन होता हूं? मैं तो हमेशा पर्दे के पीछे रहना मुझे बहुत पसंद है, फ्रंट पे आना मुझे पसंद ही नहीं है। लोग इस चीज को समझ नहीं पाए, ठीक है? तो ये इन सब विषयों पर बातचीत बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आज राजनीति में क्या, फिर वही सारी बातें निकल पड़ी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और जो लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं ना, उनकी आप स्थिति देखें। मैं मजदूर वर्ग की बात कर रहा हूं, अब जो मध्य वर्ग या अमीर वर्ग है उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो 70% तो वही लोग हैं, तो बाहर जा रहे हैं, उनको तकलीफ है यार, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ रोज कनेक्ट होता हूं। रोज का मतलब रोज,
कभी विस्तार से बताऊंगा कैसे। फिर आता है तीसरा। तीसरा बेटा हमेशा हर एक जगह मिडिल मैन यानी बिचौलिए। तो बिचौलिए तो हर जगह ही होते हैं। तो बिचौलियों की एक लॉन्ग सीरीज है, एक लंबी श्रृंखला है मिडिल मैन की। आप सोचिए, जैसे अब आप कहेंगे सर इसको जरा समझाइए। अब मान लीजिए आप किसान है, बिचौलिया समझिए, किसान, किसान से व्यापारी को गया गया अभी बताया था ना 150 रुपया किलो। फिर इसके बाद इस व्यापारी से थोक व्यापारी को गया, फिर पीयू यानी प्रोसेसिंग यूनिट को गया मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद यहां से निकला तो कहां गया, रिटेलर को गया यानी जो बेचेगा। फिर इसके बाद ये कस्टमर यानी ग्राहक को गया। और हर स्तर पर ऑब्वियस है, जैसे किसान जितने में पैदा करेगा फिर अपनी एक कीमत लेगा, व्यापारी अपनी एक कीमत लेगा, थोक व्यापारी अपनी एक कीमत, यानी सब अपनी कीमत, कुछ न कुछ एड ऑन होगा ना कीमत में। प्रोसेसिंग यूनिट होने के बाद वो भी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हर एक स्टेज पर आप देखिए कीमत बढ़ रही, लेकिन बेचारे किसान को कितना मिलता है, 10 से 15% हिस्सा मिलता है, यानी 600 का केवल 150 रुपया। ठीक है ना। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, किसी ने गन्ने का एक रेफरेंस सुना है, नहीं सुना है तो मैं सुनाता हूं। जैसे गन्ना यानी शुगर केन, अगर चीनी मिल किसान से सीधे गन्ना ले तो दाम दोगुना हो सकता है कि नहीं। ठीक उसी तरह मखाना किसान से सीधे खरीदा जाए तो उसका फायदा किसान को मिलेगा। तो तीसरी समस्या, मिडिलमैन को लपेट दो। और फिर जो ये अगली समस्या, लो प्रोडक्टिविटी, ये तो पूरी इंडिया में कम उत्पादकता की समस्या। तो कम उत्पादकता है, क्यों है? कम उत्पादकता के अंदर भी बहुत से पॉइंट है। पहला भाई पॉइंट यही है कि पारंपरिक श्रम प्रधान खेती है, आज भी मशीनों का इस्तेमाल बहुत कम है। यानी किसान तालाब में खुद उतरकर पानी में गोता लगाकर बीज निकालते हैं, कितना निकाल पाएंगे? यानी आप एक इमेजिन कीजिए कि दो मजदूर हैं, एक 1 एकड़ का तालाब है, उसमें उससे मखाने का बीज निकालने में 5 दिन लगा देते हैं। और अगर वही मशीन हो तो क्या ये 5 दिन का काम 1 घंटे में हो जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कटाई से लेकर सुखाने तक सारी प्रक्रिया हाथ से होती है, जिससे समय ज्यादा लगता है, श्रम ज्यादा लगता है और लागत तीनों बढ़ जाते हैं। और इसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स। उत्पादकता में ही कमजोरी है, मेहनत ज्यादा उपज कम। प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स यानी मेहनत ज्यादा उपज कम। तो आप देख सकते हैं, तो लो उत्पादकता। फिर अगली लो उत्पादकता में क्या बड़ा मुद्दा है मेरे प्यारे बच्चों? जो उच्च उपज वाली बीज होते हैं, वैरायटी होते हैं, हाई ईल्ड वैरायटी जो होती है मखाना की, उसका उपयोग नहीं किया जाता है खेती के लिए। किसानों के पास अभी भी वही पारंपरिक बीज हैं, आप देख सकते हैं। और इसलिए आर्टिकल में कहा गया कि अगर वे, जैसे एक प्रजाति का नाम भी दिया गया है स्वर्ण वैदेही। तो अगर स्वर्ण वैदेही और इसी प्रकार की और अन्य प्रजातियां आपको आर्टिकल में देखने को मिलेंगी, इनको लगाया जाए, ये हाई ईल्ड वैरायटी हैं स्वर्ण वैदेही, और इसी प्रकार की कुछ अन्य, इनको लगाया जाए, इनको किसानों तक पहुंचाया जाए, तो उपज लगभग दोगुनी हो सकती है। इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए और इस पर एक लेक्चर होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर भी किसान इन्हें नहीं अपना रहे। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि क्यों? अरे भैया क्या आपको पता होता है कि आईक्यू वाईपी कौन कराता है? कोई आपको बताता है, कुछ दिन आप मुझे देखते हैं, फिर आते हैं आप मेरे पास। तो जागरूकता की कमी है, संस्थागत प्रशिक्षण है नहीं किसानों को कि अगर आप इस प्रकार के बीज लाएंगे तो इनकी खेती कैसे होगी, आपकी जो परंपरागत थी उससे ये कैसे अलग है। इसके अलावा सरकारी बीज वितरण की जो प्रणाली है वो भी बिहार में काफी कमजोर है, याद रखिएगा। तो ऐसे में अब मेरा सजेशन है प्रशांत किशोर जी को या और इसी प्रकार के राजनीतिक दल जो जीत के आएंगे, कि अगर बिहार सरकार प्रत्येक तालाब, ये मेरी तरफ से दिया गया पॉइंट लिखिएगा, प्रत्येक तालाब एक हाई ईल्ड डेमो योजना चलाए। प्रत्येक, आपके नोट्स मिलेगा, लिख लीजिएगा, प्रत्येक तालाब, एवरी पॉन्ड, प्रत्येक तालाब एक, ये स्कीम का नाम, प्रत्येक तालाब, जैसे बेटी बचाओ अभियान, ये स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरह। प्रत्येक तालाब
एक हाई यील्ड डेमो योजना चलाए, जिससे किसान उसको प्रत्यक्ष रूप से देखें, अच्छा कैसे मखाने के हाई यील्ड जो सीड हैं इनके द्वारा खेती की जा रही है। और जब वो देख लेंगे तो 10 से 20-30 गांव के किसान उसको देख लिए, सीख गए, एक ही राउंड में आपका काम हो गया। ये होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका। मतलब ना हर्रे ना फिटकरी, माल चोखा हो, यानी कम में ज्यादा लाभ प्राप्त कर लेना। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, मैकेनाइजेशन ऑब्वियस से पहले पॉइंट के साथ ही उत्पादकता में आएगा कि भाई मशीनीकरण यहां पर असफल रहा है। यानी मखाना हार्वेस्टिंग मशीन बन तो गई है पर काम नहीं कर पाई वहां पर। क्यों? क्योंकि झीलों की गहराई और मिट्टी की संरचना हर जगह जहां मखाना उगता है वो अलग है। यानी तालाब की गहराई और मिट्टी की संरचना, तो ऐसी कोई मखाना हार्वेस्टिंग मशीन नहीं जो हर परिस्थिति में काम कर सके। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया कैसे? अरे भाई जैसे मान लीजिए कि दरभंगा का जो तालाब है उसकी गहराई 3 फीट है, और जो मधुबनी है वहां पर जो तालाब उनकी गहराई 6 फीट है। तो एक ही मशीन अगर आप बनाएंगे तो सभी जगह काम नहीं करती है। इसलिए सजेशन है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मैकेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है रीजन स्पेसिफिक मैकेनाइजेशन, यानी क्षेत्र विशेषीकृत मशीनीकरण की जरूरत है। जैसे आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, तो आपको पंजाब का उदाहरण जानने को मिलेगा। जैसे पंजाब में धान की कटाई के लिए मेरे प्यारे बच्चों कंबाइन हार्वेस्टर बनाया गया कि नहीं बनाया गया, वैसे ही बिहार को मखाना हार्वेस्टर का एक इंडिजीनियस मॉडल, यानी बिहार की परिस्थितियों के हिसाब से बना हुआ मॉडल चाहिए। आई होप आप समझ गए। ये सारी चीजें हो गई। अब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र आएगा, जिसका उन्होंने जिक्र किया है नया समस्तीपुर की विधानसभा में राजनीतिक प्रचार करते समय, और जो उन्होंने नाम लिया है वह है मेरे प्यारे बच्चों नेशनल मखाना बोर्ड। अब ये नेशनल मखाना बोर्ड क्या एक नई उम्मीद है इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए? तो अब इसके जब फीचर्स जानेंगे, इसकी जब हम विशेषताएं जानेंगे, तभी हम कह पाएंगे कि भाई इन विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह इन सभी समस्याओं का समाधान है और बिहार को एक आर्थिक उत्पादन की इकाई देने जा रहा है, जो रोजगार भी देगा, जो स्टेट की जीडीपी भी बढ़ाएगा और स्टेट को समृद्ध भी बनाएगा, मखाना। तो ऑब्वियसली इसका जो बजट है वो 1000 CR का है, तो अच्छी चीज है। यानी मेरे प्यारे बच्चों 1000 करोड़ का बजट मखाना बोर्ड का है, और इस पैसे के द्वारा वो किस चीज पर काम करेगा? मैंने आपको 4M मॉडल पर काम करेगा। 4M यानी पहला, मैनेजमेंट इसका अच्छा किया जाएगा, मतलब मखाना बोर्ड बेहतर मैनेजमेंट, एक पूरी टीम मिलकर के इन सभी समस्याओं पर काम करेगी। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा मखाना की खेती का, ऑब्वियस है, यानी मशीनीकरण वगैरह। फिर इसकी मार्केटिंग को, यानी तीसरा M यानी विपणन व्यवस्था अच्छी बनाई जाएगी। फिर होगा यानी मैकेनाइजेशन, यानी मशीनीकरण इसका किया जाएगा। आई होप आप समझ जाए। यानी इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये मखाना बोर्ड है, इसके पास स्वाभाविक रूप से एक अच्छा फंड है। अब वो क्या करे? अब अगर ये बोर्ड जो है वह 10 हेक्टेयर एरिया ले ले, ठीक है ना, बिहार का, उसमें ट्रेनिंग कम प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए, यानी प्रोसेसिंग भी सिखाई जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो ट्रेनिंग सेंटर भी है कि भाई उत्पादन भी कर रहा है लेकिन लोग सीख भी रहे हैं। तो इसमें यही है कि अगर यह मखाना बोर्ड, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, कि 10 हेक्टेयर क्षेत्र में ट्रेनिंग कम प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए, तो वहां किसानों को, यानी मखाना किसानों को बीज का चयन, मशीन का उपयोग और सुखाने और पैकेजिंग, इन चारों प्रक्रियाओं में ट्रेनिंग मिल सकती है या प्रशिक्षण मिल सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप समझ गए। तो पहली चीज ये मखाना बोर्ड में ये संभावना है, अगर वो ऐसा करे जैसा मैंने बताया तो। ठीक है बच्चे, तो नया मखाना बोर्ड एक उम्मीद है। इसके साथ और क्या किया जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? स्वाभाविक है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है किसी भी
क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा, किसी प्लान के द्वारा उस क्षेत्र को डेवलप करना चाहते हो, विदर्भा हो सकता है, सौराष्ट्र हो सकता है, इससे किसी भी क्षेत्र में, मैं केवल एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा। ट्रेनिंग एंड हैंड होल्डिंग, प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग, इसका क्या मतलब होता है? ऑब्वियस है कि हम मखाना के किसानों को प्रशिक्षित करें, बट केवल प्रशिक्षित करके छोड़े ना, उनको हम उत्पादन की प्रक्रिया के साथ जोड़ें, वैल्यू एडिशन की प्रक्रिया के साथ जोड़ें मेरे प्यारे बच्चों। यानी सरकार किसानों को मार्गदर्शन भी दे और उत्पादन के लिए सहायता भी दे मेरे प्यारे बच्चों। यही है ट्रेनिंग एंड हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग यानी आपको सहायता देना, जैसे आपको ऋण चाहिए तो ऋण देना, मशीन के लिए ऋण चाहिए तो मशीन के लिए ऋण देना, ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए हैं। इसको एज ए एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं हैंड होल्डिंग और ट्रेनिंग को, कि जो एफपीओज होते हैं ना, किसान उत्पादक संगठन, ये हर जगह है, भारत में भी है, बिहार में भी है। इन एफपीओज को, चूंकि इसमें किसान बंधु ही इसके सदस्य होते हैं, तो इन एफपीओज को प्रोसेसिंग लोन दिया जाए और कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी दोनों दी जाए। यानी एफपीओ अपने क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट बनवाएं और कोल्ड स्टोरेज बनवाएं, और इन दोनों के लिए सरकार इन एफपीओस को तमाम प्रकार की छूट दे, जैसे अमूल मॉडल में दूध उत्पादकों को दी जाती है। आई होप आप इसको समझ गए। और अगर ऐसा हुआ तो अमूल की तरह ही यह मिथिला मखाना कोऑपरेटिव मॉडल बन सकता है। क्या बन सकता है? मिथिला मखाना कोऑपरेटिव मॉडल बन सकता है। ऐसा हम कर सकते हैं। इसके साथ जो निर्यात वाली समस्या थी, तो ऑब्वियस है उसको दूर करने के लिए आपको एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपके पास विकल्प नहीं है। तो ऐसे में अब इतने जहां पर इसका उत्पादन हो रहा है, ऑब्वियस है, जैसे दरभंगा में, पूर्णिया में, जहां पर संभावना है, और पटना में हमें क्या बनाना होगा? जो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट है ना यहां पर, इन जगहों पर जो एयरपोर्ट हैं उनको कार्गो हब के रूप में सरकार बना रही है, उसको और तेजी के साथ काम करना चाहिए। यानी अगर दरभंगा से सिंगापुर को मखाना भेजना हो तो पहले दरभंगा कार्गो टर्मिनल से सीधा कोलकाता एयर फ्रेट जोड़ दिया जाएगा। इससे क्या होगा? यानी जो काम मेरे प्यारे बच्चों 5 रोज में ट्रक, अभी मैंने बताया था ट्रक में लदा, फिर उस इधर गया उधर गया, उसमें 5 दिन लगता था, अब 1 दिन में ही ये माल पहुंच जाएगा। इससे बिहार के लोकल उत्पाद ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच बना लेंगे। आत्मनिर्भर बिहार का निर्माण होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। फिर इसके बाद एक कदम और इसमें सजेशन है, जो बड़ा ही अच्छा सजेशन है, कि हमें कुछ दूसरी संस्थाओं से सीखना चाहिए। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड को दूसरी संस्थाओं से सीखना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें उदाहरण दिया कि 2000 के दशक की शुरुआत में, आई थिंक कि 2002 के आसपास, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो भारत में कृषि अनुसंधान की सबसे बड़ी संस्था है, उसका एक नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना बना था, और वो असफल हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि उसमें संस्थागत विल पावर होनी चाहिए ना, उसकी कमी थी। तो ये सीखो, नए मखाना बोर्ड को एक संदेश है कि तुम सीखो, तुम्हारे अंदर विल पावर होनी चाहिए, नहीं तो तुम भी समाप्त हो जाओगे। आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो यही सारी बात आपको करनी है। आई होप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, और आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। कुछ प्रीलिम्स के भी फैक्ट इसमें दिए गए हैं। 2022 में मिथिला मखाना को, आप सबको पता है, जीआई टैग भी मिला था। क्या मिला था? जीआई टैग भी इस मिथिला मखाना को मिला था। इसका अर्थ है कि यह उत्पाद केवल मिथिलांचल क्षेत्र में ही उग सकता है और उसकी विशिष्ट पहचान बनी रहती है, जैसे दार्जिलिंग टी, मैसूर सैंडल सोप, आप सब ये जानते हैं। और एक और पॉइंट है कि बिहार सरकार ने मखाना किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग की है, जिससे कि किसानों को एक स्थिर सुरक्षा मिल सके। आई होप अब आप इसको समझ गए। अब प्रीलिम्स में आपसे यूपीएससी में पूछ सकता है कि मखाना किस प्रकार के पौधे का बीज है, तो आप कहेंगे वाटर प्लांट, यानी जल वनस्पति। कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? मजा आया कि नहीं मजा आया? ठीक है। तो बस इसी हिसाब से यूपीएससी की जर्नी को आपको और हमको पूरा करना और एंजॉय करना। अब वही सारी बातें यहां पर देख सकते हैं, विस्तार से आप
आपको दी गई हैं, जो मैंने समझाया है। मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में समझाया। ऑब्वियसली किताबें, कंटेंट या अखबार थोड़े से टफ होते हैं, बट सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे वो इसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे, जिससे कि चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होती चली जाए। ठीक है, अब इसको आपने पढ़ा। अब मैं इंडिया का जो मेटल मिनरल्स हैं, जो धातु खनिज हैं, उसको पढ़ाने जा रहा हूं। आप जो चीज यहां पढ़ें, आप दंग रह जाएंगे बच्चों। और यही क्षमता मैं चाह रहा हूं आप डेवलप करें। अभी मैं इसी से वो मेटल वाला पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा। मुझे 1 मिनट लगेगा बस। पहले एक बार आपको बता दूं कि एक बार जो भी नए बच्चे कनेक्ट होते हैं, तो मखाना क्या है आपको पता, प्रीलिम्स के लिए कहां कहां इसका इस्तेमाल, यानी इसकी एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय हो गया। ठीक है ना। फिर इसके बाद मखाना की उत्पत्ति, उसका भूगोल, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सब हो गया। ठीक है ना, यानी किन किन राज्यों में होता है, एक एक चीज, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, वो सारी चीजें, एरिया, प्रोडक्शन, ठीक है ना, जीआई टैग, सब कुछ यहां लिखा हुआ है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। फिर उसके बाद वही सारी चीजें यहां पर भी लिखी हुई है, पूरा का पूरा विस्तार के साथ, इनका पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब आता है मखानानॉमिक्स क्या हो, मैंने आपको समझा दिया। सरकार का दृष्टिकोण क्या है ये भी बता दिया। कौन कौन नीतियां हैं इससे जुड़ी हुई, कृषि का क्या इसके साथ जुड़ा हुआ संबंध है, क्या क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें आई हैं। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड क्या है, क्या काम करेगा, विस्तार के साथ सारी चीजें, इसके चैलेंज वगैरह क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ विस्तार से बता दी गई। क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। और उसके बाद आपका आएगा एक बेहतर सा कंक्लूजन मेरे प्यारे बच्चों, और आप इसको पढ़ें और बेहतर ढंग से कॉन्सेप्ट को तैयार करें। प्रश्न का एक उत्तर भी दें। मखाना उद्योग का विकास बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय को पुनर्परिभाषित कर सकता है। अब जरा देखिएगा, मैंने इसमें सोशल जस्टिस भी जोड़ दिया है। चर्चा कीजिए, मखाना उद्योग का विकास कैसे ऐसा कर सकता है। जरा इस प्रश्न को आप एक बार सोचिए और मुझे बताइए कि क्या आप इस प्रश्न को कर पाने में, या इसका उत्तर कर पाने में सक्षम हैं। पढ़िए जरा, बोल बेटा, आप सक्षम हैं इसको कर पाने में। सभी लोग, ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो भाई ऑब्वियस है, मुझे बड़ी खुशी की बात है, इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा। अब अगला टॉपिक है भारत की धातु सुरक्षा को मजबूत करना। एक बार मैं पीछे आ जाता हूं और सबसे पहले इससे एक आपका परिचय कराता हूं, यानी दूसरा टॉपिक कैसे कनेक्ट है। दूसरा टॉपिक कैसे कनेक्ट है, एक बार वो पहले मैं जिक्र कर दूं और उसके बाद फिर आपको, पहले एक बार मैं कनेक्ट ही कर देता हूं। बच्चों, जैसे आप देखो, एक कहावत है ना, कैसे कहावत, आप लोग मुझे जरा कीजिए। मौज मारे गाजी मियां धक्का सहें बटेसर, ऐसा हमारे यहां कहावत है अवधि क्षेत्र में। मौज मारे गाजी मियां धक्का सहें बटेसर, यानी कि काम कोई और करे, मजा कोई और मारे। तो मखाना इकोनॉमिक्स में, मखाना नॉमिक्स में काम कोई और कर रहा है, यानी बिहार के किसान काम कर रहे हैं, मजा उठा रहे पंजाब और असम के जो भी व्यापारी हैं और जो भी व्यवसायी हैं। आई होप आप समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है ना। और यही चीज आज के इस टॉपिक के अंतर्गत भी है, यानी दूसरा टॉपिक जो आज आप पढ़ेंगे, भारत की धातु सुरक्षा को मजबूत करना, सेम वही चीज आएगा कि मजा मारे गाजी मियां और धक्का साए बटेसर। यानी जैसे बिहार के किसान कच्चे मखाना को प्रोसेसिंग के लिए पंजाब और हरियाणा भेजने पर मजबूर हो रहे हैं, वो सारी पंजाब और आसाम, वैसे ही भारत भी कच्ची धातुओं को एक्सपोर्ट करता है 150 रुपए में, वही वाला सेम।
और बाद में उसी कच्ची धातु से जब चीन कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाता है 600 रुपए में खरीदता है, 150 में बेच रहा है और 600 रुपए में खरीद रहा है। व्यापार घाटा भारत को क्यों है? समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? सेम वही पॉइंट यहां पर डिस्कस होने जा रहा है, इसलिए इसमें गजब का कॉम्बिनेशन है। खैर, फोर्जिंग इंडियाज मेटल सिक्योरिटी, भारत की धातु सुरक्षा को मजबूत करना। मेरे प्यारे बच्चों, सोचिए अगर किसान रुपए 20 किलो में गेहूं बेच दे और फिर वही गेहूं बिस्किट बनकर रुपए 200 में तैयार हो और वही किसान बेचारा रुपए 200 में वह बिस्कुट खरीद रहा अपने किसी फंक्शन में, तो असली कमाई किसकी हुई बताइए? तो आप कहेंगे सर वही जिसने वैल्यू एडिशन किया, और यही हालात है भारत की मेटल इकोनॉमी का। हम लौह अयस्क यानी आयरन ओर, बॉक्साइट जैसे कच्चे धातु बेच देते हैं और उन्हीं से बनता है कच्चे लौह अयस्क से स्टील का क्वाइल्स यानी स्टील का एक सामान, इन्हीं से बनता है बैटरी का मेटल्स जिससे हम बैटरी बनाते हैं। अब हम उन्हीं को महंगे दाम पर बेचते हैं, यानी हमने आयरन ओर यानी लौह अयस्क, बॉक्साइट जैसे कच्चे धातु चाइना को भेजे और चाइना से हमने स्टील का क्वाइल्स, बैटरी का मेटल्स महंगे दामों पर खरीदा। यानी मिट्टी अपनी पर पैसा किसी और का है। और अब वक्त है इस कहानी को बदलने का, यानी इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लायर से वैल्यू क्रिएटर नेशन बनना होगा, जैसा बिहार के बारे में मैंने बताया। सेम क्या ये वही है कि नहीं? तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? यानी यही है भारत की धातु सुरक्षा को मजबूत करना, बिजनेस लाइन का टॉपिक, कि रॉ मटेरियल सप्लायर से वैल्यू क्रिएटर नेशन बनना होगा। कैसे बनेगा? हाइड्रोजन बेस्ड ग्रीन स्टील बनाएं, मेटल की रिसाइकलिंग करें और लिथियम जैसी क्रिटिकल मिनरल्स की घरेलू खोज करें और उसकी प्रोसेसिंग करें। क्योंकि असली मेटल सिक्योरिटी सिर्फ आपके पास खदान होना उससे नहीं हो पाएगा, बल्कि इनोवेशन और पॉलिसी विजडम से होगा। मतलब कि इंडिया की जो मेटल सिक्योरिटी है मेरे प्यारे बच्चों, इज नॉट अबाउट ओनिंग माइंस, इट इज अबाउट मास्टरिंग माइंड्स, यानी इनोवेशन करना है। इनोवेशन लेड हमें मेटल सिस्टम डेवलप करना है। यही तो इस बार का इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार भी कहता है। तो भारत की धातु सुरक्षा, आई थिंक आप सब समझ गए इसी इतने में। एक बार बताएं मुझे बच्चे, समझ गए कि नहीं समझ गए? कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूं, फटाफट बताइए क्या समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं और आपको यह भी समझ में आएगा कि मैं जापान को लेकर के हमेशा कहानी सुनाता रहता हूं आप लोगों को। जापान को लेकर के कहानी, भैया जापान एक ऐसा देश है जो क्या करता है, कच्चा माल खरीदता है, फिर हमारे ही घर में क्या करता है, कुछ लौह अयस्क हमसे लिया, चाइना से कुछ स्टील के सामान लिया, उसके बाद सभी की मार्केट में उतार दी कौन सी, फॉर्च्यूनर। सभी की मार्केट में उतार दी होंडा सिटी। चाहे इंडिया, चाहे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, कहीं पर भी सब फॉर्च्यूनर रख करके खुश होते हैं। हमारे नेता मंत्री फॉर्च्यूनर से खूब घूमते, एक के पीछे एक 50 फॉर्च्यूनर लगाते हैं, 20 फॉर्च्यूनर लगाते हैं। लेकिन क्या हम सोचते हैं कि ये हमारे ही रॉ मटेरियल से बन रहे हैं ये सामान? ठीक है, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हो जाता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले चर्चा में जाएं उससे पहले बिहार वाला टॉपिक कर लेंगे। आप एक मैं आपको सिखा देता हूं कि अगर हम खेती प्रसंस्करण यानी बिहार पीसीएस कैसे कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम खेती, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी में सुधार करें तो रूरल इकोनॉमी मजबूत हो सकती है। मखाना अर्थशास्त्र से इसका संबंध क्या है? ऑब्वियस बिहार का मखाना उद्योग इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। यहां कृषि, उद्योग, बाजार तीनों का एकीकरण हो रहा है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड यही कर रहा है। नेशनल मखाना बोर्ड रुपए 1000 करोड़, यह दिखाता है कि कैसे फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन किसानों की आय दोगुनी कर सकता है। दरभंगा, मधुबनी जैसे जिलों में प्रसंस्करण क्लस्टर खोलकर सरकार ने स्थानीय रोजगार भी बढ़ाया। निबंध में कैसे प्रयोग करें? इस निबंध में मखाना मॉडल को कृषि सुधार से ग्रामीण विकास के साक्ष्य के रूप में लिखें।
जैसे कि कृषि उत्पादन से लेकर विपणन तक की पूरी श्रृंखला कैसे बिहार में बदलाव ला रही। कर लेंगे भाई, अब सारे निबंध कर लेंगे आप, बिहार पीसीएस वाले पूरा आंसर लिख दिया और एक मैंने बता दिया और पूरा टॉपिक क्लियर है, आसानी के साथ आप कनेक्ट करते चले जाइए। ठीक है, तो एक निबंध हो गया, दो निबंध हो गया, तीन निबंध हो गया, चार निबंध हो गया, पांच निबंध हो गया, 6। अब मैं आध्यात्मिक वाला बता देता हूं, बाकी तो सब में सेम है। आध्यात्मिक वाले के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है जरा देखिएगा। आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता और महत्व। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, आईक्यूआईपी की ताकत देखिए आप। इसका अर्थ है स्वस्थ शरीर और संतुलित मन से जीवन का समग्र विकास, यानी इस निबंध में आपको यही लिखना। मखाना अर्थशास्त्र से इसका संबंध क्या है, डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट तो इकोनॉमी का विषय, सामाजिक न्याय का विषय, अध्यात्म का विषय तो है नहीं, तो परोक्ष रूप से कैसे। मखानों को सुपरफूड कहा जाता है, यह आयुर्वेदिक और यौगिक आहार का हिस्सा है। इससे भारत की स्वास्थ्य जागरूकता, वेलनेस इकोनॉमी और पारंपरिक खाद्य संस्कृति को बल मिलता है। इसलिए हम इसको इस टॉपिक के साथ जोड़ सकते हैं कि योग और आयुर्वेद की तरह ही मखाना भारत की प्राचीन स्वास्थ्य परंपरा का हिस्सा है, जो आज के आधुनिक वेलनेस ट्रेंड से मेल खाता है। और मैंने बता ही दिया कैसे खाता है, इसमें न्यूट्रिएंट डेंस फसल है ये। आई होप आप इसको समझ गए। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हैं, इसको आप बहुत बढ़िया से करिएगा और खूब आनंद उठाइए। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है भारत की धातु सुरक्षा को मजबूत करना। भारत आज एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना, आप लोग इसको पढ़िए, मैं स्क्रीनशॉट के, औद्योगिक और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए अपने धातु और खनिज आधार को सुरक्षित करना, यही सबसे बड़ी चिंता है। देश का धातु व्यापार ढांचा अत्यधिक असंतुलित है। हम कम मूल्य वाली कच्ची धातुओं जैसे लौह अयस्क, बॉक्साइट का निर्यात करते हैं, लेकिन इन्हीं से बनी हुई जो उच्च मूल्य वाली जो वस्तुएं हमारे पास आ रही, जैसे स्टील का क्वाइल, कॉपर फाइल, इलेक्ट्रिक बैटरी की जो धातु है, उनका आयात करते हैं। इससे क्या होता है कि हम 100 रुपया कमाते हैं, 500 रुपया दे देते हैं, व्यापार घाटा रहता ही रहता है। और यह अगर कोई इन उत्पादों को हमें ना दे, तो हमारे ही कच्चे माल से बने हुए उत्पाद क्या करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारे पास ही नहीं आ रहे हैं। तो इससे हमारी जो औद्योगिक आत्मनिर्भरता और जो राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए संकट हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यह सब एकदम नए टॉपिक हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाना, विकास, प्रगति, रोजगार से संबंधित विषय मेरे प्यारे बच्चों। ऑब्वियस है, इकोनॉमी के साथ आ ही रहा, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या मैं संसाधनों का प्रबंधन इस विषय पर बात कर रहा हूं कि नहीं, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, और उसके साथ इस औद्योगिक नीति, तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंज लाइए। GS1 ज्योग्राफी, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधन, लौह अयस्क, इन सब पर बातचीत हो रही। इस पर प्रश्न पूछ सकता है कि भाई भारत रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया है, कैसे बन गया है, कि क्या कारण है, और सरकारी नीतियों पर भी प्रश्न उठाया जा सकता है। और ऐसे और प्रीलिम्स तो बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 2020 में GS पेपर 1 में आपसे पूछा, वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरण सहित कारण बताइए। यानी जो भारत में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वो यहां है और कच्चा माल यहां अवेलेबल है, या यहां अवेलेबल है, या यहां अवेलेबल है। ठीक है ना, आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा क्यों है? तो कहने का मतलब है, आप देख सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों पर आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इंडस्ट्री पर, ज्योग्राफी में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसी यूनिट के अंतर्गत। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक लगाया, नहीं तो लगाता नहीं। 2016, इनोवेशन इज द की डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। तो इकोनॉमी में आपको इनोवेशन करना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं बच्चों, और ये वही स्वप्न है निबंध में जो हमें सोने नहीं दे रहा है। आप रो देंगे अगर इस डेटा को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, तो आप बहुत अच्छे IAS अधिकारी बनने की कोशिश करेंगे, जो आज नहीं, लेकिन जब भी उसे मौका मिले, 30 साल 40 साल के बाद जब वो सचिव बने, भारत सरकार का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने, तो वो बड़ा चेंज लाएगा। आप देखिए जितने भी क्षेत्र हैं धातुओं के, भारत आज सब में निगेटिव है। देखिए मेटल एंड आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील के प्रोडक्ट ट्रेड बैलेंस, यानी हम जितना भेज रहे हैं, जितना मंगा रहे हैं, कॉपर हो गया, निकल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, और भी जो बेस मेटल्स होते हैं, टूल्स और इंप्लीमेंट्स, और भी। आप जरा देखिए
आप छोड़ दीजिए, पहले का मत देखिए, पहले क्या था, पहले भी था ऑलमोस्ट नेगेटिव ही था, केवल एक दो चीजों में हम पॉजिटिव थे, अब तो वो भी जो है देख लीजिए, ठीक है ना। ट्रेड बैलेंस ऑलमोस्ट एक दो चीजों को छोड़ दिया जाए तो हम सब में निगेटिव है, और आपको इसी से पता भी लग जाएगा। तो इसको प्रीलिम्स के लिए आप पूरी लिस्ट बना लीजिएगा कि इनमें से कौन सा ऑब्लिक से मेटल्स हैं जिसमें हम ट्रेड बैलेंस में हैं, और कौन सा है जिसमें हम ट्रेड इम्बैलेंस में है। तो ट्रेड इम्बैलेंस, 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 एक में हम बैलेंस में। तो जिसमें हम बैलेंस में रट लीजिएगा। मजा आ गया, यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो गया यहां से, आप कहेंगे हाँ सर। तो ये विस्तार से यहां पर दिया गया है, और ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया था कि भाई किसान अगर बेच दे तो क्या कमाएगा और क्या कैसे करेगा, ठीक है ना। तो भारत का जो मेटल ट्रेड बैलेंस है वो लगातार घाटे में जा रहा है, और हम लो वैल्यू वाले, जिसकी कीमत कम है, मेटल्स का निर्यात करते हैं, और हाई वैल्यू मेटल्स को हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बोलेंगे आप, हम हाई वैल्यू मेटल्स को आयात कर लेते हैं। ऑब्वियस है। क्या ये केवल एक आर्थिक विषय है जो यहां डिस्कस किया गया? आप कहेंगे नहीं सर, ये केवल आर्थिक विषय नहीं है। क्यों आर्थिक विषय नहीं? केवल आर्थिक नहीं, आर्थिक तो अब मान लिया चाइना रोक दे तो, रॉ मटेरियल हमसे लिया, हमें रोक दे तो ऐसे में स्ट्रेटेजिक विषय भी है, रणनीतिक विषय भी है, और इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस यानी औद्योगिक आत्मनिर्भरता का भी विषय है। आप देख सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, समय आ गया है विजनरी डिसीजन लेने का। उस निबंध में ये कंटेंट आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे यस बिल्कुल आएगा, कि भारत के पास खनिज है, मिनरल्स है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, बॉक्साइट है, सब कुछ है। पर समस्या क्या है? आप कहेंगे कि सर हम रिसोर्स में तो रिच हैं, बट टेक्नोलॉजी में पुअर है। वही जैसा कि बिहार के बारे में आपने पढ़ा कि वहां पर मखाना का उत्पादन 90% है। तो रिसोर्स में रिच है वो मखाना के, लेकिन उसके पास प्रोसेसिंग यूनिट यानी टेक्नोलॉजी नहीं कि मखाना को 150 रुपए के बजाय 600 रुपए में वहां बदल दे। पंजाब वाले 150 रुपए को 600 रुपए में बदल दे रहे हैं। यानी सेम वही कहानी कि हमारे पास मिट्टी है, लेकिन उसे सोना बनाने की तकनीक, और केवल सोना बनाने की तकनीक ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, नीति भी नहीं है, पॉलिसी भी नहीं है। माफ कीजिएगा, ये वही स्वप्न है जो हमें सोने नहीं दे रहा। यह नीति गतिहीनता थी, क्रियान्वयन गतिहीनता, पॉलिसी पैरालिसिस था, इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस, जिसने हमारी समृद्धि को मंतर कर दिया। आप इस विषय को भी यहां पर डाल सकते हैं। तो अब आप कहेंगे सर और क्या करना चाहिए? तो हम कहेंगे भाई अब भारत को दो काम करना चाहिए। भारत को एक पहला करना चाहिए, वो यहां पर मैं लिख दूं, तो भारत को भाई पहला काम यह करना चाहिए, ओर टू वैल्यू, यानी कच्चा रिसोर्स एक्सपोर्टर से बदल करके अपनी स्थिति वैल्यू क्रिएटर वाले देश के रूप में अपनी क्षमता स्थापित करनी होगी। और माइन टू मार्केट, यानी माइन से निकालो और मार्केट, यानी पूरा सब खुद करो। कच्चा माल भी हमारा हो, प्रोसेसिंग यूनिट भी हमारी हो, फिर उसके बाद हमारे पास सब कुछ हो, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, और उसके बाद हम इसको बेच दें। तो दो, और टू वैल्यू और माइन टू मार्केट की दिशा में बढ़ना होगा। अब आपसे पूछे पॉलिसी पैरालिसिस थी, इंप्लीमेंटेशन, आप लिखिए। आज के समय में अगर ये प्रश्न आए, या 2016 वाला वह निबंध है कि भारत के समस्त संकट आर्थिक, आप लिखिए भारत के समस्त संकट आर्थिक है, कि भाई हम इन विषयों पर अभी तक नीति बना ही नहीं पाएंगे। अब आप थोड़ा सा डेटा देखिए, तब और अच्छे ढंग से अपनी बातें मैं बता पाऊंगा। अब आप यहां पर डेटा देखिए। डेटा क्या कह रहा है कि 2004 में अगर हम देखें आयरन और स्टील को 2004 में, तो आप पॉजिटिव थे, लेकिन 2024 तक आप देख सकते हैं आपको घाटा हो गया।
और कितने बिलियन डॉलर का हुआ आप देख लीजिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हम जो कच्चा लोहा है, आयरन ओर है, उसको चीन को बेचते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो हमने क्या किया, इस आयरन ओर को चाइना को बेचा। अब चाइना क्या करता है, इस ओर को रिफाइन करता है। अब ये रिफाइन करता है यानी उसको प्रसंस्कृत करता है, शुद्ध करता है, और फिर हाई ग्रेड स्टील क्वाइल्स में बदल देता है। और इसी से और क्या बनाता है, बहुत सारी मशीन्स के हिस्से भी बनाता है, मशीन के पार्ट्स भी बनाता है, और फिर वह हमें यानी पहले खरीदा और फिर बनाने के बाद हमें यानी इंडिया को वापस भेजता है। यानी हम मिट्टी बेचते हैं, वह हमारी मिट्टी को सोने में बदल करके हमें बेचता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि भारत अभी भी रॉ मटेरियल सप्लायर है। ये करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। ऐसे में आज भारत क्या है, रॉ मटेरियल सप्लायर है, वैल्यू क्रिएटर नहीं। सब पकड़िएगा, क्या है, वैल्यू क्रिएटर नहीं है। ऐसे में अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है तो निर्यात की जो हमारी दिशा है इन धातुओं की, मेरे प्यारे बच्चों, उससे क्या करनी पड़ेगी, जो यहां डिस्कस किया गया है, कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल से आगे बढ़ते हुए हमें इंजीनियर्ड एक्सपोर्ट, इंजीनियर्ड उत्पाद या इंजीनियर्ड एक्सपोर्ट की ओर मोड़नी होगी। कि ये सारी चीजें जो चाइना हमसे कच्चा लोहा ले रहा है और फिर उसको रिफाइन कर रहा है, फिर उसको हाई ग्रेड स्टील कॉइल में बदल रहा है, या कुछ और भी मशीनों के पार्ट्स उसी कच्चे लोहे से बना रहा है, अब हम ये सब करेंगे और फिर चाइना को बेचेंगे। तो 150 रुपए की बजाय चाइना को हम कितने, 600 रुपए में बेचेंगे ना जी। कितना फायदा हो गया, आप स्वयं सोचिए। जो बिहार को फायदा हुआ था मखाना वाले एग्जाम्पल से, बिहार को क्या फायदा हुआ था, बिहार को फायदा हुआ था भाई कि जो है लोकल रोजगार मिलेगा, बिहार का रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू को हम इन्वेस्ट करेंगे, सोशल जस्टिस आएगा हेल्थ एजुकेशन में, तो वही देश के साथ होगा। होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी बातें हैं। अब आता है कि चलो ठीक है, निबंध उबंध हो गया, लेकिन ये जो इतना निगेटिव जा रहा है, देखिए कैसे हम चार्ट को एनालाइज करते हैं बच्चों, ये आपको सीखना पड़ेगा, जिससे कि आप प्रीलिम्स तो किसी प्रकार, अरे बाप रे, तो प्रीलिम्स तो आप किसी प्रकार से रुकने ना दें। अब जैसे यहां सब निगेटिव 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 लिखा हुआ, ठीक है बच्चे, क्या है, यानी यहां सब कुछ नेगेटिव, केवल आयरन और स्टील के जो कुछ उत्पाद होते हैं उसमें हम बना रहे हैं, इस वजह से हम जो है प्लस है। तो ये जो नेगेटिव 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 आप देखते हैं, ये नेगेटिव एक्चुअल में होता क्यों है, क्यों ऐसा क्यों है। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन, यानी इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि भारत की जो ये मेटल, अरे यार, भारत की जो ये मेटल और मेटल इंडस्ट्री है, एक्चुअल में उसको किन किन चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो नेगेटिव है, इसको समझने के लिए पहला चैलेंज आपको देखना पड़ेगा, हाई एनर्जी कॉस्ट। यानी मेरे बच्चों, ऊर्जा लागत बहुत ज्यादा है। क्या है, हाई एनर्जी कॉस्ट है। आपको पता है कि जो भी पावर सिस्टम हमारा है वो बेहतर नहीं है, ज्यादा बिजली खा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे अगर हम आपसे कहें कि चीन में 1 टन स्टील बनाने में 55,000 रुपए का खर्चा होता है और भारत में 70,000 रुपया 1 टन बनाने में। अब आप बताइए, चीन सस्ता माल बेचेगा कि नहीं। और आप क्या कहोगे, हमारे देश में एक अलग प्रकार का चुनावी माहौल ही हर जगह होता है, क्योंकि राजनीति, चाहे आपका गांव का घर हो, चाहे गांव का चौराहा हो, चाहे शहर हो, दुनिया में कहीं भी एक ही चीज है जो चर्चा का विषय होती है, वो राजनीति। इधर उधर की बातें, क्वालिटी बातें नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि आप एक अवस्था पूरी करने के बाद मर जाएंगे, अगली पीढ़ी को आप क्या देके जा रहे हैं। यानी महात्मा बुद्ध की तरह मृत्यु सत्य है, यह किसी ने विचार ही नहीं किया। तो चर्चा का विषय सब है नहीं। यानी जो हमारे पुराने फर्नेस और इनएफिशिएंट पावर सिस्टम है, उससे स्टील की कीमत बढ़ जाती है। अब चाइना हमारे यहां सस्ता माल बेचता है, तो हम लोग क्या करते हैं, राजनीतिक रूप से चाइना का माल है, बहिष्कार करो, 2 रुपया का माल है। चाइना 2 रुपए का बनाता है, चूंकि तुम्हारी औकात 2 रुपए के, टू बी ऑनेस्ट बच्चे, इसको बुरा नहीं मानना है। और चाइना 2 लाख का सामान बनाता है, चूंकि अमेरिका वालों की पर कैपिटा इनकम आपसे ज्यादा, वो 2 लाख का खरीदते हैं।
पॉइंट पकड़िएगा। इसके अलावा ऑब्वियस है, हमें हमेशा रोना टेक्नोलॉजी और आर&डी की कमी है, आपको मैंने बता दिया। यानी ग्रीन स्टील अगर हमें बनाना हो, हाई निकल एलॉयज अगर हमें बनाने हो, लो कार्बन एल्यूमिनियम, इस प्रकार की तकनीकें हमारे देश में बहुत सीमित हैं, कहीं कहीं किसी किसी फैक्ट्री में। इसके अलावा तीसरा है रिसाइकलिंग की कमी। मेटल अगर खराब, मतलब मेटल का जो बचा खुचा स्क्रैप जिसको बोलते हैं, उसका हम रिसाइकल ही नहीं करते। इसलिए मेटल इंडस्ट्री में सर्कुलर इकोनॉमी डेवलप ही नहीं हुई, जबकि चाइना में ये एक नंबर का पैसा दे रही है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा टूटी हुई वैल्यू चेन है। वैल्यू चेन मतलब वही कि बिहार का मखाना बिहार में ही प्रोसेसिंग यूनिट में बने और बिहार से ही कार्गो की सुविधा हो मखाना को सिंगापुर भेजने की, वही है यहां पर भी। तो वहां भी फ्रेगमेंटेड वैल्यू चेन था, यहां पर भी फ्रेगमेंटेड यानी टूटी हुई वैल्यू चेन है। यानी झारखंड और उड़ीसा में अयस्क तो हैं, पर रिफाइनरीज और एलॉय प्लांट्स ही नहीं वहां पे। यानी इसको ऐसे समझिए कि ओडिशा ने बॉक्साइट निकाला, या आप गए, आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं, ओडिशा से बॉक्साइट आपने निकाला, पर उसको रिफाइन करने वाली कंपनी गुजरात में है। अब पहले आप भेजो यहां से गुजरात माल, अब यहां से गुजरात यानी उड़ीसा से गुजरात की जरा दूरी आप आइडिया लगाइए, गूगल करिए कितना डिस्टेंस है। अब ऑब्वियस है यहां से वहां जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़े, आप कहेंगे बढ़ जाएगी। तो रोजगार कहां बनेगा? उड़ीसा में बनेगा कि गुजरात में बनेगा? गुजरात में बनेगा। उड़ीसा क्या रहेगा? बीमारू राज्यों में से एक था, वही रहेगा। तो समाधान क्या? हर जो भी खनन क्षेत्र है उनके पास मेटल प्रोसेसिंग क्लस्टर बने, हर एक क्षेत्र के पास मेटल को प्रोसेस करने का क्लस्टर बने। क्या होता है क्लस्टर? यानी मेटल प्रोसेसिंग क्लस्टर, एमपीसी, यानी माइन तो है ही, उसको रिफाइन करने की सुविधा वहीं डेवलप की जाए, एलॉय की सुविधा वहीं डेवलप की जाए, प्रोडक्ट वहीं बने और वहीं से एक्सपोर्ट हो जाए, जो मैंने आपको बताया। आप देख सकते हैं। आई होप आप समझ गए। चाइना से हमें सबक लेना चाहिए, ये बात लिखी हुई है कि चीन ने खनन से लेकर निर्यात, यानी ये जो पूरा चक्र आपके पास है, पूरी वैल्यू चेन पर अपनी पकड़ बना रखी है। उसके पास इंटीग्रेटेड माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स हैं, आप देख सकते हैं। आई होप आप समझ गए। यही इसमें डिस्कस किया गया है विस्तार से, और इतना ही आपको पढ़ना है, निबंधों में यूज करना है। डायरेक्ट प्रश्न आएगा तो उसके लिए एक प्रश्न मैंने बना ही दिया है। तो इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं विस्तार से इस टॉपिक में, और इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद की डेटा पैरामीटर और क्या क्या हम कर रहे हैं, यानी पूरा का पूरा। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी बता दिया गया, उदारीकरण के पहले, उदारीकरण के बाद, इंडिया का मेटल ट्रेड, वो पूरा आंकड़ा, और हर एक में कौन कौन सा इश्यू है मेरे प्यारे बच्चों, और फिर क्या क्या चुनौतियां हैं, मैंने आपको सब बता ही दिया। टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, ये सारी चीजें आपको बता दिया, ठीक है ना। ये सारा क्या क्या है। फिर इसके बाद हम चाइना से क्या सीख सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, वैल्यू चेन कैसे बनाना। फिर इसके बाद क्या क्या सुधार करें, वो सारी चीजें भी, सर्कुलर इकोनॉमी वगैरह का सारा यहां पर आ गया है, ठीक है ना बच्चे। कंक्लूजन आ गया, और फिर एक प्रश्न आ गया, प्रश्न पढ़ें आप सब लोग, और फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ अपना रुख करें मेरे प्यारे बच्चों। पढ़िए बच्चों। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही जाएगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं। भारत की धातु सुरक्षा केवल खनिजों की उपलब्धता पर नहीं, बल्कि नवाचार, मूल्यवर्धन और नीतिगत सामंजस्य पर निर्भर करती है। तीनों मैंने आपको बता दिया, ठीक है। भूमिका, शब्द सीमा, एक एक चीज देख सकते हैं लिखा हुआ, जिसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। अब आता है नए पश्चिमी प्रतिबंध, प्रतिबंधों में डील, भारत को रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति कम करने की गुंजाइश। अब ये बड़ा मजेदार विषय जो कि लगातार चर्चा में बना हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, कभी सोचा है कि ये जो तेल है, ये तेल सिर्फ पेट्रोल पंप की चीज नहीं है। आज ये कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है।
और इसी डिप्लोमेसी या हम कहें इसी डिप्लोमेटिक टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अक्टूबर 2025 में अमेरिका और यूरोप ने रूस की दो दिग्गज तेल कंपनियों, यूरोप मतलब यूरोपियन यूनियन, दो कंपनियों पर रोजन और ल्यूकोयल, ये दो कंपनियां हैं, इन पर लगा दिया है सख्त प्रतिबंध। वही आज की न्यूज है। रूसी तेल पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का भारत के आयात पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तीन टॉपिक आप देख सकते हैं। यानी अमेरिका और यूरोपीय संघ ने अक्टूबर 2025 में रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर, ठीक है, रोजनेफ्ट और ल्यूकोयल पर सख्त प्रतिबंध लगा दी और इसका असर अब सीधे भारत पर पड़ रहा है। भारत जो अपनी तेल की जरूरतों का 88% आयात से पूरा करता है, रूस से सस्ता तेल खरीदकर जनता को महंगाई से बचा रहा था। सहमत है इस बात से? लेकिन अब सामने है अमेरिका का प्रेशर, यानी अमेरिका का दबाव, और उस दबाव के साथ एक टर्म आएगा सेकेंडरी सैंक्शन का खतरा, यानी द्वितीय प्रतिबंध का खतरा। अब ये क्या है? तो अब भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या, एक तरफ रूस पुराना दोस्त, दूसरी तरफ अमेरिका नया साथी। तो यही है भारत की असली परीक्षा जिस पर यहां चर्चा की गई है, यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। किसकी? रणनीतिक स्वायत्ता की। आई होप विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्ता क्या है आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। तो कह सकते हैं कि तेल अब सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का थर्मामीटर है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी अब तेल की कीमतों पर नहीं बल्कि कूटनीति के टेम्परेचर, डिप्लोमेसी के टेम्परेचर यानी कूटनीति के तापमान पर निर्भर है। और यही समझना है आज के इस सेशन में कि तेल के हर बैरल में भू राजनीति का नक्शा छुपा हुआ है। यही पॉइंट है, आप देख सकते हैं, और बहुत आसान है, आपको बताने की जरूरत नहीं। भारत क्या करेगा? ऑब्वियस है, भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को संचालित करेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हां, एक शब्द आया है सेकेंडरी सैंक्शंस, यानी द्वितीय प्रतिबंध, वो आपको समझने की आवश्यकता है, तब आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। किसका? द्वितीय प्रतिबंध का। क्लियर बेटा? ठीक है। तो मैं आपको उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दूं जो यहां लिखा भी हुआ है, लेकिन उसके पहले सिलेबस पर आ जाता हूं। तो भारत के हितों पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियां, तो यूरोपियन यूनियन और यूएस की नीति है ये, उसका भारत के हित यानी ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव सीधा पहली यूनिट के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। और कोई भी बायलेटरल और इस प्रकार के डिसीजंस होते हैं उस पर उसका इंडिया पर इंपैक्ट, इंडिया की इकोनॉमी पर इंपैक्ट, आप देख सकते हैं सीधा सीधा आपके टॉपिक के साथ ये जुड़ा हुआ। और इस प्रकार का कदम क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नैतिक है? एक तरफा निर्णय लेना, तो मैं तो स्वाभाविक रूप से इसे पश्चिमी एंगल से तो नैतिक कहूंगा, लेकिन अगर होलिस्टिक रूप से अगर आप इसको देखते हैं तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की दृष्टि से इस प्रकार के कदम उचित नहीं। जिस तरीके से ट्रंप ने पहल की थी, पुतिन को बुलाया था राउंड टेबल पर, ऐसे ही लगातार बैठकें होनी चाहिए और युद्ध रोकने का प्रयास होना चाहिए। इस प्रकार की चीजें एक दूसरे देश को उकसा रही हैं जो न्यूक्लियर पावर है स्वाभाविक रूप से और बड़ी पावर है। तो ये सारी बातें हैं। अब आप देख सकते हैं संप्रभु राष्ट्रवाद का टॉपिक था, ग्लोबलाइजेशन के जो भी टॉपिक हैं, डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता का टॉपिक है, ये सब यूपीएससी आपसे पूछता रहा है, ठीक है ना। फिर ऊर्जा सुरक्षा 2025 में आपसे पूछा भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है, आप देख सकते हैं। और आपसे पूछा है कि ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है और यह मध्य पूर्वी देशों में भारत के व्यापक प्रभाव से जुड़ा हुआ है। तो भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ ऊर्जा सुरक्षा, मिडिल ईस्ट के साथ प्रश्न पूछा है, लेकिन ऑब्वियस रशिया का रेफरेंस लेकर के भी आगे पूछा जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं, यानी ऊर्जा 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 2025, ये बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। तो यह प्रतिबंध जो लगाया गया है, यह बिना लड़े ही रशिया
को अमेरिका और यूरोप के द्वारा परास्त करने की सर्वोच्च कला है और विजनरी डिसीजन भारत को लेना है कि भारत अपना ऊंट किस करवट बैठाएगा। तो घटना 23 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर नए प्रतिबंध लगाए। ये प्रतिबंध मॉस्को के राजस्व स्रोतों में कटौती करने और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए दबाव बनाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा, यानी ये उनकी रणनीति। अब ऐसे में कौन फंसा? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक चीन और अमेरिका के बाद है और अपनी लगभग 88% तेल खपत के लिए या इंपोर्ट यानी आयात पर निर्भर। 2022 से भारत ने अपने कच्चे तेल के आयात में विविधता लाकर रियायती रूसी कच्चे तेल को शामिल किया है, जो कुल आयात के 2% फरवरी 2022 से बढ़कर 35% से अधिक हो गया है। आप देख सकते हैं, और हमें सस्ते रेट पर मिल रहा है, जिससे हम सस्ते रेट पर अपने देश के निवासियों को तेल दे रहे हैं। अगर कीमत बढ़ी तो स्वाभाविक है हमारे यहां इंपोर्टेड इन्फ्लेशन एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ेगा, आयातित मुद्रास्फीति बढ़ेगी, फिक्स है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी बातें हैं और उसी को की डायमेंशन ऑफ द इश्यू यहां पर आपको बता दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए नेचर ऑफ सैंक्शन दिया है, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी सैंक्शन। अब जरा इसको मैं आपको समझाता हूं। मेरे बच्चों, प्रतिबंध जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी सैंक्शन। जब कोई देश अपने नागरिकों को, जैसे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को, किसी विशेष देश से, जैसे रशिया से, व्यापार करने से रोक देता है, तो उसे हम क्या, यानी डायरेक्ट रोक है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक प्रतिबंध। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका, जैसा मैंने बताया, अपने नागरिकों को इन दोनों तेल कंपनियों से सौदा करने से मना कर दे। उसके नागरिक में कौन? हम और आप तो उनसे सौदा नहीं करेंगे ना। अमेरिका का नागरिक मतलब ऑब्वियस है, जो वहां के ऑयल कंपनीज है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्लियर हो गया। अब सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी जब वही देश, जैसे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, किसी तीसरे देश जैसे भारत को भी चेतावनी दे। क्या चेतावनी दे? कि अगर तुमने रूस से व्यापार किया तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। अब आपके मन में डाउट हो गया कि सर इसका अर्थ क्या है? ऐसा आपके मन में हो सकता है ना। इसका अर्थ है कि यह प्रतिबंध केवल रूस को नहीं, बल्कि भारत जैसी सॉवरेन इकोनॉमी को भी अप्रत्यक्ष रूप से बांधते हैं। यही वजह कि भारत इस प्रकार के प्रतिबंधों को हमेशा यूनिलैटरल सैंक्शंस, एक तरफा प्रतिबंध कहता है, और यह मानता है कि इस प्रकार के प्रतिबंध इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ होते। आई होप आप समझ गए। तो भारत पर इसका क्या इंपैक्ट होगा? ऑब्वियस है, भारत को अपने धीरे धीरे करके, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी इसमें कूद पड़ा है, भारत को सबके साथ व्यापार करना, अच्छा व्यापार हमारा उनके साथ, अमेरिका के साथ हो भी रहा, तो इसमें यही संभावना है कि भारत अब अपने और विकल्प खोजेगा और उन, यानी रशिया से तेल का आयात कम करेगा और मिडिल ईस्ट में अपनी पहुंच और बनाएगा। और भारत पहले भी मिडिल ईस्ट से लेता रहा है। हाँ, तेल थोड़ा महंगा हो सकता है और आयातित मुद्रास्फीति का खतरा थोड़ा सा बन सकता है। यही विषय यहां पर डिस्कस किया गया, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब रूस ने जवाबी चाल चली है, वो सब अपना कोई मैटर नहीं। तो वो सारे पॉइंट, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, यानी ऊर्जा पर निर्भरता भारत की, रूसी कच्चा तेल हम क्यों खरीद रहे थे? चूंकि सस्ते में मिल रहा था। ठीक है ना? इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या है? ठीक है ना? जो मैंने बताया ना कि भारत ने कहा कि ये एक तरफा प्रतिबंध है और भारत उसका सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर 41 है, इसको रट लीजिएगा। ये कहता है कि भैया केवल यूएन के नेतृत्व में ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तुम कौन होते हो? तुम भी संप्रभु देश, वो भी संप्रभु देश। तो ये इसी के आधार पर भारत ने इसका मतलब भारत ने अपना पक्ष रखा हुआ है। आप ध्यान रखेंगे। तेल की कीमतें और मुद्रास्फीति मैंने आपको बता ही दिया। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। भारत अमेरिका संबंध दोनों में मुझे आपको अच्छे से पता है, मैंने पहले ही बना रखा है। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लेके चल रहे हैं। हम उनके साथ भी अपने विषयों पर सहमत हैं और रशिया के साथ भी अपने विषयों पर सहमत हैं। बताने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? पॉइंट इज क्लियर बेटा? तो इसको आप पढ़ेंगे। और ये प्रश्न है, अमेरिका और यूरोपीय संघ के रूस पर लगाए गए तेल प्रतिबंध भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्ता को किस प्रकार प्रभावित करेंगे? विश्लेषण कीजिए।
कर लेंगे आप सब लोग, कमेंट करिए। यानी आपके सामने देख सकते हैं प्रश्न, इनकी बढ़िया से देख सकते हैं, पूरी मरम्मत भी मैंने की रखी है, पढ़िए, एंजॉय कीजिए। अब आता है ज्ञान भारतम मिशन। क्या है ये ज्ञान भारतम मिशन मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, इसको आप लोगों ने बजट में भी शायद पढ़ा हो, पढ़ा है? बोलो भाई। ठीक है, चलिए। तो बस कुछ भी नहीं, संस्कृति मंत्रालय का है, प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत 20 संस्थानों के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया जाएगा। यह पहल भारत की हजारों पांडुलिपियों, मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि यानी हाथों से जो लिखी गई किताबें हैं, के संरक्षण से जुड़ा है। तो ये आप याद रखिएगा, ज्ञान भारतम मिशन किसके साथ जुड़ा? प्रीलिम्स के लिए बस इतना पढ़ लीजिएगा, बाकी आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट पूरा डिटेल दिया गया है। कभी कभार क्या कहता है, पूछ ही लेता है। 30 कौन कौन सी संस्थाएं हैं आप देख सकते हैं, सबका, उनमें से कुछ प्रमुख का नाम दिया गया। ज्ञान भारतम मिशन पूरी डिटेल प्रीलिम्स के लिए, दैट्स इट, इसमें और कुछ आपको देखना नहीं है। मे बी अगर आ जाए तो आ जाए। और ये देखिए आप, प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी, विद रेफरेंस टू द ज्ञान भारतम मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ज्ञान भारतम मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप इसका आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा। दूसरा प्रश्न, स्टेटमेंट 1 और कथन और कारण, कथन 3 आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो तीनों प्रश्न इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आता है यूपीएससी एडिटोरियल कॉम्बैट डेयर टू डिकोड। मजा आया? अब यहां पर यानी कॉम्बैट भी हो जाए। तो भाई जो जो प्रश्न मैंने दिए हैं, यानी क्वेश्चन पेपर, आप सोचिए कि हर हफ्ते हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं QKDE मॉडल पर आपको कंटेंट दे रहा हूं, यानी हर एक प्रश्न की क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है ना, दे रहा हूं कि नहीं। फिर उस डिमांड को आप कैसे पूरी करेंगे, उसके लिए पूरा का पूरा डेटा, कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल दे रहा हूं। और अगर आप धीरे धीरे चलते चले जाएंगे तो बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ये सारे प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने ही पढ़ाए हैं आपको, इसलिए इसमें अलग से मुझे बताने की जरूरत नहीं। माओवाद के ऊपर मैंने प्रश्न कराया, सॉरी, ओहो। फिर मैंने FDI को लेकर के पढ़ाया, आपको याद होगा, 2 प्रश्न। फिर इसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को लेकर के पढ़ाया, उस पर 1 प्रश्न। फिर इसके बाद मैंने यूनाइटेड नेशन को लेकर के उसकी प्रासंगिकता को लेकर के पढ़ा, शशि थरूर साहब का आर्टिकल। फिर मैंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को लेकर के पढ़ाया। फिर ऐसे, यानी ऑब्वियस है कि झूठी बातों को विश्वसनीय बनाने के युग में समाज शोर और सबूत में अंतर कैसे कर सकता है, इस प्रकार का निबंध भी चर्चा में आपको किया। और अब इन्हीं का पूरा डिटेल्ड आपके लिए तैयार कर दिया गया है। आपने सुबह, यह जो नए बच्चे होंगे, यह क्वेश्चन हम अपने सभी ग्रुप्स में सुबह डाल देते हैं, इनफैक्ट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी आप लोग इसको लिखते हैं या आप इसके बारे में सोचते हैं, फिर इसका पूरा आंसर के पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है QKDE मॉडल, वो महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे देखिए प्रश्न है, हालांकि माओवादी उग्रवाद सैन्य रूप से कमजोर हो गया, लेकिन इसकी वैचारिक और सामाजिक राजनीतिक जड़ें हाशिए के क्षेत्रों में बनी हुई, जैसे बिहार का सीमांचल। चर्चा करें कि उग्रवाद विरोधी कार्रवाई के लिए राज्य का दृष्टिकोण किस प्रकार कठोर शक्ति सुरक्षा अभियानों से लेकर नरम शक्ति शासन, समावेशन और न्याय प्रदान करने तक विकसित होना चाहिए। माओइस्ट के ऊपर प्रश्न है। अब इस प्रश्न की पूरी, अब ये टॉपिक मैंने कब कराया था, 20 अक्टूबर, देख सकते हैं, यह डेट भी दी गई है। और फिर ट्रिक QKDE मॉडल, यानी प्रश्न की मांग, क्योंकि मैं आर्टिकल में बहुत गंभीरता से पढ़ा चुका हूं, इसलिए एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत है क्या? एक बार बच्चे बताएं, क्या एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत है? आप कहेंगे नहीं, बोलिए। तो प्रश्न की मांग क्या है, यानी यह प्रश्न क्या जानना, लैंग्वेज देखिए, यह प्रश्न जानना चाहता है कि मुख्य अवधारणाएं क्या हैं, आप देख सकते हैं यहां से, और उसके बाद यानी तथ्य और आंकड़े, और फिर ई से एग्जाम्पल, ठीक है, डी से डेटा, ठीक है, हो गया बच्चे, के से की कॉन्सेप्ट, और डी से डेटा, और ई से एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं। और फिर पूरा आंसर उसी पैटर्न पर आपको करा दिया गया है। फिर सेम इंग्लिश में सेम ऐसे ही करा दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। आप सोचिए कि इस कंटेंट का क्या मुकाबला है। फिर सेम ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, और सेम ऐसे ही
किस दिन मैंने ये कराया था। फिर उसके बाद QKDE मॉडल आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं। और फिर उसका उसी बेस पर आंसर आ गया हिंदी में, फिर उसी बेस पर इंग्लिश में आंसर आ गया। फिर तीसरा क्वेश्चन आ गया, आप देख सकते हैं। फिर कब कराया था वो बता दिया गया, यानी प्रामाणिकता कहीं से कम ना होने पाए। फिर QKDE मॉडल आ गया, जिससे आपको लगे कि हम ऐसे प्रश्न नहीं बनाते हैं जो प्रश्न आपको लगे कि बस भाई बना दिए, नहीं, हम साइंटिफिक चल रहे हैं, सिलेक्शन की तरफ चल रहे हैं। ये हो गया हिंदी में, और हमारे साथ आप रहेंगे, निसंदेह आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इसी तत्परता और तन्मयता के साथ मेहनत करेंगे। फिर आता है अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, किस दिन मैंने कराया। फिर QKDE मॉडल आपके सामने आ गया, हिंदी में उसका आंसर दे दिया और फिर इंग्लिश में दे दिया। यानी सुबह आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यानी सुबह 8 बजे तक यह हम अपने सभी ग्रुप में शेयर कर देते हैं। उसके बाद शाम को 4 बजे उसका आंसर देते हैं। यही है IQIP कॉम्बैट। फिर पांचवा क्वेश्चन, कब हमने कराया था, डेट बता दी गई, QKDE मॉडल क्या है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इसी मॉडल पर उसका आंसर आपके सामने तैयार बैठा हुआ। आई होप आप सबको मजा आया होगा। और आज आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि हमने कोई ऐड नहीं किया। अगर आपको ध्यान हो तो हमने कोई ऐड किया आज, एक बार मुझे बताएं आप सब लोग। कोई विज्ञापन नहीं किया अपना, यानी जो कोर्स बेचने का एग्जाम, जो भी आपका, ठीक है, यानी जो भी कोर्स बेचने का प्रयास किया जाता है वो भी इसलिए क्योंकि संस्था चलती रहे, नहीं किया गया। अब बच्चे नहीं किया जाएगा, केवल हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन, वो भी हम मंडे बता देंगे किस किस दिन। बाकी हम कोई प्रचार की बात ही नहीं करेंगे, जिससे कि आपका फोकस, यानी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए मैं दिन बता ही देता हूं। अब जो ऐड होगा हमारा बच्चों, वो केवल 2 दिन हुआ करेगा, और वो 2 दिन होंगे मंडे, क्योंकि ऑब्वियस है उसी दिन कोई न कोई संडे के बाद, और दूसरा होगा फ्राइडे। हम केवल 2 दिन ऐड करेंगे अपना, बस, बाकी अब ऐड हमारे बंद हो गए। तो मंडे और फ्राइडे हमारे ऐड होंगे, ये फिक्स है। अब आप लोग पढ़ें खूब मन लगा करके, खूब मन लगा के पढ़ाई किया जाए। 7 महीने बच्चे हैं, तपस्या किया जाए। बच्चे कम भी आए तो भी अब मुझे फर्क नहीं, इसीलिए मैंने ऐड वैड बंद किया। जितने आप लोग हो अब निकाला जाए, बाकी जो बच्चे आते हैं सबका स्वागत है, लेकिन फिर भी बस अब रिजल्ट करना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ना आपके पास है ना मेरे पास है। और इसी रिजल्ट के लिए बुधवार को नोट कर लीजिएगा, वेडनेसडे यानी बुधवार, वेंसडे जो भी आप बोलते हो, बुधवार, बुधवार को सुबह 11:30 बजे, टोटल फ्री है इसलिए, ये कोई ऐड नहीं है। अभी मेरी एक स्टूडेंट है गजाला, उसका मेरे पास एक मैसेज आया, काफी पुराने बच्चे हैं सब। उसने लिखा है कि, गजाला खान नाम है उसका, उसने लिखा कि सर, मैं एक बार पढ़ के उसका मैसेज आप लोगों को सुनाता हूं, तो फिर आपको लग जाएगा ये मैं जो लिखने जा रहा हूं उसके पीछे। ये मैं इसलिए कहता हूं कि आप सब लोग एकदम मेरे साथ ना खूब मेहनत करें, खूब विश्वास रखें कि एक ईमानदार आदमी के साथ आप हैं, और वो भी बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी के साथ है, मेहनती आदमी के साथ है। ये है गजालिम, नाम है इस लड़की का गजालिम। इसने मुझे मैसेज किया है कि सर मैं गजाला हूं, मेरे PCS में स्कोर 132 है, नेगेटिव मार्किंग हटाकर CSET क्लियर हो गया है, मतलब हो रहा है। मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं मेंस पर लगना चाहिए, अगर आप कुछ बता देते। तो मैंने उसको यही मैसेज किया, आप सब भी सुन सकते हैं। ठीक है ना, और तुम मेंस पर लग जाओ, ठीक है ना। और एक अपना स्ट्रक्चर में PCS का भी बनाने वाला हूं, मुझे तुम मंडे को रिमाइंड कराना, वहीं ऐप पर क्लास ले लूंगा। आज उसको हिंदी में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने उसको कहा था कि आज हिंदू में मैं ऐड कर दूंगा, अदरवाइज अभी तक इसका प्लान नहीं था। तो बुधवार को 11:30 बजे जो बच्चे UP PCS का मेंस थोड़ा सा भी संभावना है, उनके लिए एक स्ट्रेटजिक सेशन होगा, तो आप तैयार रहिएगा। बुधवार को सुबह 11:30 बजे, दैट्स इट। उसके बाद फिर शुक्रवार को बिहार का भी स्टार्ट करेंगे, यानी फ्राइडे को बिहार PCS 71 का। नॉट ऐड, कोई कोर्स नहीं, बस केवल आपको बता देना। तो अब हम करेंगे ऐड मंडे और फ्राइडे को, आप सबके साथ मिलके करेंगे मेहनत, और आप सब
हमारे साथ जुड़ेंगे और यूपीएससी की तैयारी को झमाझम आगे बढ़ाएंगे। अब यह निबंध है, इस निबंध का यानी मैंने किस दिन टॉपिक कराया था जिससे निबंध दिया गया है, और इसका भी QKDE मॉडल आपके सामने है, और इसका भी पूरा एक बेहतर उत्तर आपके लिए तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं इन डिटेल, और सबसे बड़ी बात है ये टेबल वगैरह भी बताया गया है कि कैसे आप इतने बड़े निबंध में आप टेबल बना सकते हैं, आयाम, ठीक है ना, उदाहरण, केस स्टडी आप देख सकते हैं। यानी ये केवल निबंध नहीं है बच्चे, यानी केवल टॉपिक नहीं है, QKDE है, टॉपिक हो गया, किस दिन मैंने पढ़ाया था, यही सब चर्चा के मुद्दे, ये डायरेक्ट आएंगे, और फिर आप देख सकते हैं डिटेल, इंट्रोडक्शन खूब बढ़िया सा लिखा हुआ, ठीक है ना, और एक एक चीज फिर आपको डिटेल में बताई गई है, नई नई चीजें आपके सामने डाली गई हैं, आप पढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। और जो मैं ओपन लेक्चर लेता हूं तो उसमें ये किताबी बातें होती हैं, जो ओपन लेक्चर लेता हूं उसमें काफी मजेदार कनेक्टिंग शब्दावली मेरी होती है, तो उससे शब्दावली को कनेक्ट करना लो, यहां से कंटेंट लो, सेम वही चीज यहां पर इंग्लिश में भी लिख दी गई है, ठीक है बच्चा लोगों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। मिलते हैं मंडे को, और जबरदस्त मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत ही हमारे हाथ में है। और मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम इकोनॉमी के 4 फैक्टर देखते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, तो जो लेबर है ना, उसी ने कैपिटल बनाई हुई है, उसी लेबर ने उद्यम बनाए हुए हैं, वही लेबर उद्यमी कहलाता है, और वही लेबर रॉ मटेरियल और लैंड का मैनेजमेंट करता है। इसका मतलब चारों फैक्टर में लेबर ही सबसे ताकतवर है कि नहीं, आप मुझे बताइए। चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेबर ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। पूंजी ना हो तो लेबर पूंजी पैदा कर सकता है। दशरथ माझी सड़क ना हो तो अपने श्रम से पत्थर तोड़ करके सड़क बना सकता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ताकत से भी बन सकती है, बहुत अच्छी नहीं बनेगी लेकिन कुछ तो बनेगी। तो भैया लेबर की कीमत को समझिए, मार्क्स ने भी समझाया श्रम की कीमत, तो खूब मेहनत कीजिए। वही चीज मैं भी समझाता हूं। मेरा जन्मदिन भी बाय डिफॉल्ट लेकिन 1 मई ही होता है ऑफिशियल, तो 1 मई मेरा मजदूर दिवस, इसलिए मेरे लाइफ में लेबर सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और आपकी लाइफ में भी सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसी को अपनाना चाहिए। मेरे फेस को देखिए, मैं रात में बहुत कम कल सोया हूं, लेकिन क्या कहीं से 1% भी आपको लग रहा है कि एनर्जी की कमी है? तो सोचिए आप, क्यों कम सोया हूं वो भी बताऊंगा, लेकिन 10 दिन के बाद। आज 24 हो गई ना, हाँ, 10 से 15 रोज में आपको बता दूंगा कि बच्चों, एक दिन मैं कह रहा था कि बहुत कम सो रहा हूं, 3 से 4 घंटे, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मेरी आप देख सकते हैं सुबह से शाम कितनी क्लासेस हैं, हिंदू को बनाना, फिर हिंदू का लेक्चर लेना, फिर ऑब्वियस है प्रीलिम्स की साइंस एंड टेक और पॉलिटी मैंने स्टार्ट किया, उसकी क्लास लेना, फिर ऑप्शनल्स की क्लास लेना या मेंटरिंग करना, तो और उसके बाद भी 15 दिन के बाद बताऊंगा कि, तो इसलिए आपको, जब आप फील नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। फील करना, अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा, तो फिर तो हो गया सब, तो फील नहीं करना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।